मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं मुस्ताकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ख़बर है ईरान अमरीका के हवाले से ही। ईरानी हमलों के जवाब में मुत्तहिदा अरब इमारात की स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है और मुत्तहिदा अरब इमारात ने ये कहा है कि ईरानी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा, अपने दिफा का हम हक रखते हैं। और हालिया इस कशीदगी की वजह से जहाँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद थे गल्फ़ स्टेट्स में, वहाँ पर हमने देखा कि ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। और अभी भी ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन हमले जो मुत्तहिदा अरब इमारात में रिसेंटली किए गए हैं, उसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से बयान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि अपनी खुद मुख्तारी और सलामती को मुतासिर करने वाली किसी भी शरंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का हक रखते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि ईरानी जारहियत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने दावा किया कि ईरान की जानिब से किए गए 15 मिसाइल ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही नाकारा बना दिया, जबकि एक ड्रोन समंदर में गिरा। उसके अलावा 2 ड्रोन जो हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के फजेरा के आयल तनसीब पर गिरे, जिससे 3 बैनुल-अक़वामी शहरी जो है वो भी ज़ख्मी हुए, जिनका ताल्लुक भारत से है। ईरान और अमेरिका की इस कशीदगी में बहुत सारे और ममालिक जो हैं वो भी इसके नरगे में आ रहे हैं और उसकी चाहे एनर्जी क्राइसिस की वजह से आ रहे हों, चाहे डायरेक्टली हमलों की वजह से आ रहे हों। सो मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने जिक्र किया कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, ये क़वानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए या सिर्फ गल्फ़ स्टेट के लिए है, वो तब कहाँ पर तमाम मुस्लिम उम्मतें जाती हैं। और ये ख़ास तौर पर यही ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात और ऐसे जो चंद और ममालिक हैं, ये उस वक्त स्टेटमेंट्स क्यों नहीं पास करते जब बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी ईरान के ख़िलाफ़ हो रही होती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट मैं ये भी ओपिनियन देना चाहूँगी कि देखिए, इससे पहले जब ईरान पे हमला हुआ तो भी हमने अपनी तरफ से ये आवाज़ उठाई कि गलत हुआ है। और अब अगर ईरान जो है डेफिनेटली अमेरिका के साथ जंग वाली सिचुएशन में है, बट उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को जो है वो अटैक कर सकता है। लेकिन वो उनके वहाँ पर जो अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, अमेरिकी अड्डों को ही निशाना बना रहा है, बट किसी और मुल्क की टेरिटरी में जाके बना रहा है। तो जहां हम ये कहते हैं कि ईरान की सॉवरेनिटी पे अगर हमला करना गलत है, तो हाँ, हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि किसी और मुल्क की ज़ाहिर है में घुस कर किसी बेशक दूसरे जिसके साथ आप जंग में हैं उसके अड्डे आप लोग जो हैं वो तबाह कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ की टेरिटरी तो किसी और मुल्क की, ये तो सॉवरेनिटी में तो उनकी ही बात आएगी। तो किसी मुल्क की सालमियत उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर सऊदी अरब का अपनी तरफ से एक बयान आया है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके घर में घुस के किसी और मुल्क के जो है वो, ये तो ऐसी बात है कि पाकिस्तान में कोई मेहमान आए और उस मेहमान की ऑलरेडी किसी और के साथ लड़ाई चल रही हो, तो वो बंदा आके पाकिस्तान में हमारे मेहमान को नुकसान पहुंचाए, तो जाहिर है हम भी इश्तियाल में आएंगे। सो आई थिंक ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो ईरान को भी इस चीज़ का जाहिर है ख्याल रखना चाहिए कि किसी और के घर में घुसकर आप अपना गुस्सा या अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं हज का सिलसिला जारी और सारी है। हज की परवाज़ें पाकिस्तान से भी जारी हैं। 36,943 पाकिस्तानी हुज्जाज मुक़द्दस जो है वो पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान से हज की परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी है। दस्तयाब इदादुशुमार के मुताबिक तकरीबन 126 परवाज़ें जो हैं उनके ज़रिए 32,454 आज़मीन हज सरकारी स्कीम के तहत जो है सऊदी अरब जाएंगे। इसके अलावा 4,489 प्राइवेट जो है वो हुज्जाज मुक़द्दस पहुँचेंगे। अलावा ज़ीन 4 मई से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाज़ों का आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से 17 हज परवाज़ों के ज़रिए 4,377 आज़मीन को सऊदी अरब रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान हज मिशन में के जो मेन कंट्रोल ऑफिस है उसके तहत आज़मीन को मुख्तलिफ़ खदमात की फ़राहमी का सिलसिला जारी है और आज़मीन हज 37 व्हील चेयर्स और 3700 बैग्स तलाश करके उनके मालकान तक पहुँचाए जा चुके हैं, जबकि हरम गाइड्स ने तकरीबन 13,000 से ज़ायद आज़मीन हज की दुरुस्त रास्तों की जानिब जो है रहनुमाई की है। इसके अलावा हज मेडिकल सेंटर और मिशन के तहत आज़मीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिनमें 132 डेंटल प्रोसीजर्स, 28 एक्सरे, 18 लैब टेस्ट और 8 अल्ट्रासाउंड, 5 ECG और 5,000 OPD खिदमात जो है वो इसमें शामिल है। बहुत अच्छी बात है और अल्लाह हमें भी ये सादत मैंने ये देखा है कि जब भी इनका दौरे हुकूमत होता है, जो करंट गवर्नमेंट है, ये आज़मीन हज के लिए बहुत सारी सहूलतें बनाने की कोशिश करते हैं
और क्योंकि मेरी अपनी फैमिली से भी इन्हीं के दौरे हुकूमत में 2-3 दफ़ा लोग जो है वो हज पर गए और काफ़ी अच्छा उनको इंतज़ाम देखने को मिला। हाँ ऐसे ही है, बल्कि इनफैक्ट मेरी भी ताई अम्मी जब गई थी और तायाबू तो वो भी इसी दौरान में ही गए थे और उस वक्त के इंतजाम जो थे वो बहुत अच्छे थे। और फिर उसके बाद जो हमारे फॉर्मर गवर्नमेंट गुजरी है उनके दौर में भी मेरे कुछ जानने वाले हज पे गए थे और वो बिल्कुल इसका उलट बता रहे थे। अच्छा, उसके बारे में आई हैव नो आइडिया क्योंकि हमारी तरफ से कोई गए भी नहीं। लेकिन बात यही है, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों की जो एक्सपीरियंसेस सुने हैं, सो बहुत सारे लोगों के ज़्यादातर जो मैंने सुने हैं वो अच्छे हाँ सुने हैं। अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, एक बड़ा मुकद्दस जो है वो जरिया होता है हज करना, एक बड़ा इसादत होती है और फिर उसमें जब आपको फैसिलिटी कोई फराहम कर रहा हो तो दिल भी खुश होता है और ज़ाहिर बात है ये एक नेकी का सिलसिला है तो अल्लाह भी इससे खुश होता है। और ज़ाहिर है वो उस वक्त अगर हम ये भी सिर्फ सोचें कि हज जिन दिनों में होता है उन दिनों में वैसी गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है और फिर अगर उसके मुतारादिफ हम देखें तो वहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर हज तो वैसे भी मुशक्क़त करने वाली इबादत है। हाँ मैं उसी तरफ आ रही थी कि वैसे भी इटसेल्फ जो हम अगर हम इसे सिर्फ एज एन बताएं कि एक्सरसाइज की तरह अगर आप सोचें एक्सरसाइज में आप कितने थक जाते हैं तो ये भी एक मुशक्क़त वाला ही काम होता है। तो उसके बाद अगर आपको सहूलियात के 4 दिन होते हैं ना 5 दिन वो सही मुशक्क़त वाले होते हैं कि आपने वॉक भी करनी है, थोड़ा अनकंफर्टेबल जगह पे भी आपने बाहर रात गुजारनी है खुले आसमान के तले, फिर अगले दिन दोबारा रवानगी इख्तियार करनी है मस्जिद नबवी में। वो वाली रात होती है जो खुले आसमान तले, तो उसमें तो जो लोगों का एक्सपीरियंस रहा है तो मैं दुआ गो हूँ, रिक्वेस्ट भी है कि उसके इंतजामात बेहतर होने चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो सऊदियन हुक्काम हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होती हैं इसके दौरान। अब जो मैंने वाक़यात जहाँ तक सुने हैं कि वहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सऊदियन पीपल जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो टैक्सी चला रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो शूरतें वहाँ पर मौजूद होती हैं, जो इंतज़ामिया के लोग मौजूद होते हैं, इतने हेल्पिंग होती हैं कि आप अगर उनको बोले ना कि मेरे मकतब वो डिवाइडेड होती हैं जिस तरह आप कह लें बिल्डिंग्स, ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे मकतब की गाड़ी ये वाली है लेकिन ये मेरी हेल्प नहीं कर रहा, ये हमें यहाँ तक सिर्फ ड्रॉप कर रहा है, हमें आगे नहीं लेकर जा रहा। तो शूरतें मेक श्योर करते हैं कि आपके मकतब की गाड़ी आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाए, आपको इजाफी चलना ना पड़े और अगर आप रह गए हैं अपने मकतब की गाड़ी से तो वो दूसरी जगह पे आपको एडजस्ट करते हैं। और बहुत अच्छा निज़ाम, जिस तरीके से सऊदिया वाले हर साल माशाल्लाह से हज को प्लान करते हैं और जो करते हैं नो डाउट अल्लाह भी उनको उसका अजर दे। हर साल जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों की मेहमान नवाजी पूरी करना ये इटसेल्फ ही बहुत बड़े अजर की भी बात है और बहुत बड़ा मुश्किल काम भी है। सो उसको खुशउस्लूबी से सरअंजाम देना ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और एक और चीज़ के यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और काफ़ी गुस्सा भी उनको आ जाता है क्योंकि ऐसे चिड़चिड़ापन भी अंदर डेवलप हो जाते हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं। लेकिन आप ये तसव्वुर करें कि इतनी खूबसूरत और इतने मुक़द्दस चीज़ के लिए आप वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए जो कुछ भी आपकी ज़ाती चीज़ को ईगो को हर्ट करती है चीज़ वो बेशक कर रही है उसको दरगुजर किया। और वैसे भी मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अल्लाह सबको सादत दे, अल्लाह की हर तालीमात से हमें जो सबक मिलता है उसमें सब्र का जो वो है एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सब्र तो हमें वैसे भी करना ही चाहिए। आमीन। आगे बढ़ते हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ सब्र ही तो नहीं है। अगर हम सब्र कर लें तो क्या कुछ पा नहीं सकते, लेकिन मसला ये है कि हमें उसी टाइम चाहिए और हर चीज़ चाहिए, तो ज़रा सब्र का पैमाना जो है वो थोड़ा हमारा लबरेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। साइंसदानों ने एक मिल्की वे कहकशां का किनारा ढूंढ निकाला है और मैं जब साइंसदानों की कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह जी क्या काम किया है, और फिर मेरी ज़रा अकल भी दंग रह जाती है कि वाज इट इवन पॉसिबल, लेकिन साइंसदान कर जाते हैं। जिसने पहली दफ़ा पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया होगा, कैसे किया होगा, वो सारे एलिमेंट्स उसने कैसे इकट्ठे किए होंगे, किसी ने कैसे देखा होगा कि ये गैस है और इस गैस का ये बेनिफिट है, और फिर गैस के में कौन कौन से पार्टिकल्स है, मतलब H2O ये वाटर है, ये कैसे है, ऑक्सीजन क्यों है, हाइड्रोजन कैसे जो है वो मिला पाता है। अच्छा, मुझे ना जब मैं कुरान की तरफ देखता हूँ और उसमें मुझे ये चीज़ मिलती है कि हमने अक्ल वालों के लिए ये जो सैयारों और सितारों का निज़ाम है इसमें निशानियाँ रखी हैं। यकीन माने मुझे अक्ल वाले आइंस्टाइन, न्यूटन और ऐसे लोग नजर आते हैं। फिर हम नहीं है, मतलब हाँ अकल वाले आपको हम नजर नहीं आते हैं, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सप्लोरेशन जैसे वो करते हैं। हमारे मुस्लिम आप साइंसदानों को पीछे जरा पढ़े ना, उन्होंने कितना काम किया हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी हर किसी की इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी। एग्जैक्टली, इट्स अ ब्लेसिंग कि आपके जहन में वो शऊर अल्लाह की तरफ से आए। ये अल्लाह की तरफ से देन होती है। वो कहते नहीं है कि मतलब इवन इंटेलेक्ट होना भी अल्लाह की तरफ से होता है, और अगर सोच और विचार किया अगर आपको इतनी ज़्यादा वो दी है तो वो भी अल्लाह की तरफ से ही देन होती है। कुरान की ना एक बड़े मज़े की चीज़ आपको बताता हूँ कि
जो तफसीर भी लिखी गई है ना, उनमें जो तर्जुमा लिखा गया उसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा गया कि जिस तरीके से अरबी बयान हुई है ना, उसका ज़ाहिरी बात है मतलब तो वही लेना था। तो हर जगह पे जहाँ पर भी है ना कि मुझे ये चीज़ अल्लाह की मदद से हासिल हुई, अल्लाह की मदद से मैंने ये काम कर लिया, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ने मुझसे ये करवा लिया, और अल्लाह जब अता करता है तब ये होता है। हर चीज़ की जो अच्छी चीज़ है ना, उसका क्रेडिट जो है ना वो अल्लाह के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। और फिर कुरान की एक आयत है जो आपने अक्सर हॉस्पिटल्स के बारे देखी होगी, वैज़ा मरिस्तु फहुवा यशफी। उसमें जो तफसीर लिखी गई है ना वो बहुत खूबसूरत लिखी। उसमें लिखा गया है कि और जब मैं बीमार हो जाता हूँ, उसमें ये नहीं लिखा गया कि जब बीमारी जो है अल्लाह की तरफ से जो है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा जो है पता है। आपने ये भी इनफैक्ट ये इसी से ही रिलेटेड है, इसीलिए हमारे यहाँ मैंने सुना है कि जी जो हमारे मौलवी होते हैं ना वो हमें दोज़ख से डराते हैं, ठीक है, कि हम इस्लाम को फॉलो करें, बजाय उसके अगर वो हमें अच्छी बातें बताएं कि जी अल्लाह इतना जो है हम पे मेहरबान है, ये सब तो हम ज्यादा माइल होंगे, ना कि हम डर की वजह से। हमारी बहुत ही तो आरिफा नूर साहिबा थी, मोहतरमा आरिफा सैयदा नूर साहिबा, आप जानती हैं बहुत बड़ी फ़िलासफ़र और राइटर थी, अदब से उनका बड़ा ताल्लुक़ था, उनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली। वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बात करती रहती हैं कि जो है ना मुल्ला का खुदा वो हमेशा एक हाथ में चाबुक लिए बैठा है और हमेशा जो है वो डराते रहते हैं हमें कि अल्लाह दोज़ख में भेज देंगे। ऐसे ही है। और बोलता है जो है ना सूफ़ी का खुदा वो हमेशा रहीम है, करीम है, अफ़ू दरगुज़र करने वाला है और हमेशा माफ़ कर देने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनफैक्ट इस पे हमारे जो हैं पश्तो में एक मुल्ला और गनी खान ने मुल्ला और पागल का एक किस्सा लिखा हुआ है जिसमें वो सवाल करता है हर इंसान से, चाहे वो साइल हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो मुफ्ती हो, हर तरह का उसने पहले उसका गेटअप बयान किया है, फिर उसने उससे यही एग्जैक्ट एक ही सवाल किया कि तुम्हारे लिए जन्नत क्या है। और हर किसी का जो डिफरेंट जवाब है कि जिस इंसान की जो भूख होती है, जो इस दुनिया में उसको चाहिए होता है, वो उसकी ख्वाहिश जन्नत में कर रहा है कि ये मुझे जन्नत में ये मिलेगा। मजदूर कह रहा है कि वहाँ रोटी होगी और रोटी के मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम का जो है ना वक्त हमारे से निकला जा रहा है। बातें तो बहुत करने वाली हैं, बात से बात निकलती जाती है, लेकिन अभी इन्होंने जिस एक शख्सियत का जिक्र किया उसके ऊपर मैं कहता हूँ लोग PhDs कर भी रहे हैं और उनके ऊपर बहुत काम होना भी चाहिए। गनी खान की जो कंट्रीब्यूशन है इस खित्ते के अंदर अपने अदब को लेकर और पश्तो के अंदर जितनी उनकी जो है ना वो कोशिशें हैं, और अगर आप लोगों को पश्तो समझ आती है तो डेफिनेटली आप उनको पढ़ें, लेकिन उनकी ट्रांसलेशन बहुत सारी मौजूद हैं, आप वो पढ़ेंगे किस जिद्दत और किस सोच के वो शख्स जो है वो मालिक था। आगे बढ़ते हैं जी, जिक्र करते हैं साइंसदानों के हवाले से जो मिल्की वे का इन्होंने जिक्र किया था। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ये हद कहकशां के मरकज से तकरीबन 40,000 नूरी साल के फासले पर मौजूद है, 40,000 ऑफ लाइट ईयर्स। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए मुहक्किकीन ने 1 लाख से ज़ायद सितारों की उम्र और मकाम का एक बारीक बीनी से जायजा लिया। मरकज के करीब मौजूद सितारे ज़्यादा कदीम हैं, जबकि बाहर की जानिब जाते हुए सितारे निस्बतन कम उम्र होते जाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ख़ास हद तक होता है, उसके बाद ये रुझान उलट जाता है। यही ख़ास नुक्ता दरअसल इस इलाके की हद है जहाँ तक नई सितारों की तहकीक जो है वो फॉल करती है, तख्लीक फॉल करती है, और उसको ही मिल्की वे का हकीकी किनारा समझा जाता है। विच मीन्स के जो सिलसिला है कि टाइम का सिलसिला, उसकी डिफरेंट जो स्पेसिफिकेशंस हैं किसी भी सितारे की, जब वो उस मिल्की वे से दूर जा रही होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो घटती जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल उसके उलट हो जाती हैं। सो यहाँ से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कई लाखों सितारों की जो है वो स्टडी के बाद कि ये जो है ना वो इसकी हद है, एक किनारा है मिल्की वे का। एंड आप ऑब्जर्व करें ना कि आज दिन तक हमने मिल्की वे डिस्कवर की हुई थी, अब मिल्की वे की भी एक हद जो है वो पता लग रही है, और इसकी वजह जो है वो सितारों की पैदाइश के अमल में छुपी है। अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, साइंसदान ही बता सकते हैं, बट बहुत अच्छी एक जो है इजाद सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फीफा का तारीखी फैसला, अफगान महाजरीन पर मुश्तमिल वुमेन्स टीम को आलमी मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त दे दी गई है। अफगानिस्तान की ख़वातीन पर मुश्तमिल पनाहगज़ीन फ़ुटबॉल टीम को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिराकत की अहलियत दे दी गई है, जो तालिबान की हुकूमत के तकरीबन 5 साल कबल अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। कनाडा के शहर वैंकूवर में होने वाले इजलास में फीफा कौंसिल ने अपने कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत इस पनाहगज़ीन टीम को तस्लीम, जो कि अब इवन खेलेंगे भी उनकी तरफ से नहीं, वो कहीं पनाह लिए हुए हैं, तो वो अफगानिस्तान की तरफ से खेलेंगे। हाँ, अब ये एक
एक मामा है जो कि हल होने वाला है। अगरचे ये टीम 2027 में ब्राज़ील में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, ताहम वो 2028 में लॉस एंजलिस और ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग मुकाबलों में हिस्सा ले सकती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन ये जो है वो वुमेन्स टीम जो वो पहली बार ऑफिशियल कौमी टीम के तौर पर खेलेगी। वो कौमी टीम जरूर होंगी लेकिन वो कहीं और बना लिए हुए हैं। हाँ, वो अफगानिस्तान में है, कनाडा में। एग्जैक्टली। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दे रहे हैं। बेशक उनका अपना मुल्क जो है वो उनको तस्लीम करने से आमादा नहीं हो रहा, पर जो टैलेंट है हमें उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें होती हैं। आइए आपको एक और दिलचस्प खबर देते हैं। सड़कों पर फिरने वाला ज़ेब्रा जो है दरअसल गधा निकला। अच्छा जी, आर्मीनिया में सड़कों पर फिरने वाला ज़ेब्रा हकीकत में रंग किया हुआ एक गधा था। ठीक है, दारुल हुकूमत पुलिस के इतला मिली कि एक ज़ेब्रा सड़क पर आज़ाद घूम रहा है। इतला मिलने पर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ज़ेब्रा जो है वो चिड़ियाघर से शायद फ़रार हो गया हो। लेकिन इत्तला मिलने पर पुलिस और मुतल्लिका हुकाम हरकत में आए, ताहम कुछ देर बाद हकीकत सामने आ गई। चिड़ियाघर के इंतजामिया ने वजाहत की कि हमारा कोई भी ज़ेब्रा जो है वो फरार नहीं हुआ। चिड़ियाघर के मुताबिक उन तमाम ज़ेब्रा महफूज हैं और अपनी मखसूस जगह पर मौजूद हैं। इंतजामिया ने इस अमल की मजम्मत की और फिर जब चेक किया तो पता लगा कि वो तो गधा था और उसको किसी ने पेंट किया हुआ था। बिल्कुल ही ज़ेब्रा ही लग रहा है। अब ये किसकी तरफ से था, किसी ने शरारत की होगी, आई डोंट नो, बट बिल्कुल ही उसको रंग दिया गया और उसको उसका अगली भी खबर कुछ इसी तरीके से इसी तरह की है। बिल्कुल फरार भेड़िए की है। एक फरार भेड़िए की AI तस्वीर ने इंतजामिया की दौड़े लगवा दी। अभी देखिए, इसीलिए हम कहते हैं AI बहुत ख़तरनाक है। जनूबी कोरिया में की शहर में भेड़िए के फिरने की एक AI वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी। उसके बाद हुआ क्या जी, गुज़िश्ता माह अप्रैल की 8 तारीख को जनूबी कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि शहर में चिड़ियाघर में नियोगुको नामी भेड़िया फरार हो गया है और खुलेआम फिर रहा है। तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद इंतजामिया की दौड़ें तो लग गई थी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्राइमरी स्कूल को भी बंद कर दिया गया और खुसूसी इमरजेंसी टीमें रवाना कर दी गई। ताहम जब तक तस्वीर से मुतल्लिक हकीकत सामने आई तब बहुत देर हो चुकी थी और तब समझ आया कि एग्जैक्टली वो भेड़िया नहीं है बल्कि ये एक AI जनरेटेड पिक्चर है जिसको वीडियो के तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया और उसके बाद उन्हें ये लगा कि शायद ये वही एग्जैक्ट भेड़िया है जो वहाँ कुछ भी चल रहा है। लेकिन अगली खबर जो है हमारे पास वो ज़रा अफसोसनाक है और वो है कोलंबिया से, जहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक जो है वो लोगों पर चढ़ गया और जिसकी वजह से काफ़ी हलाकतें हुई हैं और ज़ख्मी हुए हैं। जनूबी कोलंबिया का शहर है जिसका नाम है पोपायान और पोपायान में एक नुमाइशी इवेंट के दौरान ये वाक़या पेश आया जहाँ पर एक ट्रक जो है वो मॉन्स्टर ट्रक जो आप लोगों की इस वक्त फुटेज में सामने देखा जा सकता है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका और ये सीधा तमाशाइयों के अंदर जा घुसा जिसकी वजह से 10 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 37 अफराद इस वक्त जख्मी हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका और बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी आया कि मैकेनिकल ख़राबी जो है वो सामने आ रही है। अब ये मैन जो है वो फॉल्ट था या मशीन फॉल्ट था जो भी था, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी जो है वो जानों का नुकसान भी हुआ है और काफ़ी लोग जख्मी भी हैं। दुआ है कि वो लोग जो है वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएं और ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब ऑब्वियसली अगर ये किसी का कोई जानबूझ के तो था नहीं, एक मैकेनिकल फॉल्ट होगा और ये हादसा ही जो है ऐसे क्राउड्स में बहुत बार ऐसे देखा है। पाकिस्तान में कम ही वैसे हमने देखा है लेकिन इंटरनेशनली हमने ज़्यादा देखा है। इस तरह के क्राउड्स जब गैदर होते हैं तो उसमें कोई ना कोई या तो ट्रक जो है बेकाबू हो जाता है या वैसे ही कोई जो है वो मस्ती करते हुए किसी पे चढ़ा देता है। आपने पाकिस्तान में कभी देखा है कि कोई इवेंट जो है जब वो फ्लॉप हो जाए या कोई कॉन्सर्ट जो है जब वो फ्लॉप हो जाए उसके बाद क्या टमाटर आई थिंक मैंने इस्लामाबाद में एक इवेंट अटेंड किया, इंटरनेशनल इवेंट था वो, हालांकि ठीक है, हालांकि इंटरनेशनल इवेंट था वो और वो PNCA के जो पार्किंग वो मतलब जो ग्राउंड है वो वहाँ पर हो रहा था और वो एक साइड से स्टेज जो है वो ज़्यादा लोगों की वजह से गिर गया। उसके बाद से जो स्टेज से नीचे बोतलें, जो नीचे से ऊपर स्टेज पे बोतलें चल रही हैं, थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ उन्होंने जैसे लाइट ऑफ कर दी, जो भगदड़ वहाँ पर मची है। ये स्टोरी आई थिंक मैंने सुनी है, ये 2018 का वाकया है। बस फिर ये वही स्टोरी है, वही वाला वाकया, एग्जैक्टली। आई रिमेंबर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, आई नो दोस पीपल। खैर वो देयर वाज अनदर इंसिडेंट कि वो स्टेज सोफे उठा के फेंक रहे हैं एक दूसरे पे, वो स्टेज गिर गया लेकिन उसके बाद इंसान खुद पे काबू ही नहीं पाता। जो इससे पहले हमने बात की थी सब्र का मुजाहरा
उन्होंने एक गलती की थी, उन्होंने ये गलती की थी कि लाइट्स एकदम से ऑफ कर दी। हाँ, ये भी मैंने सुना था। उससे वैसे ही जरा एक ना chaotic सी सिचुएशन, हमने ऐसी सिचुएशन अपने आप को सिर्फ ऐसे बचाया था हाथों की चेन बना के कि कोई गिरे ना किधर भी, बस तो सारे यूं एक दूसरे के हाथ। क्योंकि वैसे इवेंट्स में बहुत ज्यादा गेमी होती है तो गिरने का खदशा वैसे भी ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं जी, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आपको बताते हैं पाकिस्तानी अदाकारा और जो हमारी गुलकारा है आयशा उमर, उनका कहना है फिल्म मेरा लियारी बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की रिलीज से कब शूट हुई थी। ये हमने आपको इससे पहले भी बताया, इनफैक्ट वो अब लंदन में भी इसकी प्रमोशन के लिए गए हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धुरंधर के जवाब में मेरा लियारी बनी है। अच्छा, तो मेरा यहाँ एक सवाल है, धुरंधर रिवेंज जो मैंने देखी, ठीक है, क्योंकि पहले तो मुझे देखनी ही नहीं थी, मैंने रिव्यूज़ थोड़े ऐसे सुन लिए थे कि वो मूवी जो है वो अच्छी नहीं है। फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं अच्छी है तो देख लें, मैंने कहा ठीक है, मैंने वो मूवी देखी। उस मूवी में मुझे कोई ये बता दे कि उसमें जो स्क्रिप्ट है वो कोई 15 मिनट का भी जो है वो सच्चा हक़ाइक़ पर मबनी वो स्क्रिप्ट है। हाँ, नहीं, वो तो नहीं वैसे ही इन्होंने वो तो भारत से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते exactly, कि वो कोई आपके लिए ब्लड बात दिखाया हुआ है जी, और पता नहीं मुझे वो समझ नहीं आ रही वो बंदा स्टील का बना है, वो बंदा किस चीज़ का बना है। सो इट्स नॉट लाइक ऐसा रियल लाइफ में कहीं हो ही नहीं सकता ना। और दूसरी ये कि आप किसी के मुल्क में जाके ऐसी हरकतें करें या वो मुल्क वाले चने बेच रहे हैं। सो आई डोंट नो उनको क्यों लगता है कि उनकी आवाम जो है वो इतनी बेवकूफ़ है कि ये कुछ भी बेचेंगे और वो जो है कहेंगे जी जी वाह 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 क्या बात है। लेकिन मैं एक बात पे क्रेडिट देना चाहूँगा बॉलीवुड को। हाँ, और वो क्रेडिट आप भी देंगे मेरे साथ। हाँ, उनकी प्रोडक्शन अच्छी है। प्रोडक्शन नहीं वो तो चलें, वो तो बहुत अच्छी है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उसमें तो कोई दूसरी बहस ही नहीं है कि अगर कोई ये बोले कि उनकी प्रोडक्शन बॉलीवुड की अच्छी नहीं है, वो डिबेट ही नहीं है। जितना अच्छा उन्होंने कराची दिखाया है ना, अगर सही में वो कराची शूट कर लेते ना तो इतना अच्छा कराची कभी नहीं आता। जितना अच्छा उन्होंने माशाल्लाह से ग्रीनरी दिखाई कराची में, जो उन्होंने वहां पर होटल्स दिखाए हैं, जो लग्जरी लाइफ लोगों की दिखाई, जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया है, एग्जैक्टली वो कराची में मिले आपको ना ना ना, सवाल नहीं पैदा होता। बात है। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो उसमें जो एक कैरेक्टर है जमील जमाली, जो कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, वो बड़े खुश हो रहे थे नबील कबूल साहब के मेरे ऊपर वो बना है, हालांकि उन्होंने वजाहत कर दी है। नहीं, खुश तो नहीं हो रहे थे वो उनका वो अभी आया था कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे की। अच्छा नहीं, वो 3-4 जगहों पे वो उन्होंने, उनके डायरेक्टर ने बताया कि हमने अल्ताफ हुसैन को पोर्ट्रे किया है इसमें। हाँ, मुझे भी लगा था ये नबील कबूल नहीं हो सकते क्योंकि नबील कबूल साहब की बेटी कोई नहीं है। हाँ, वो उनको नहीं पोर्ट्रे किया हुआ, लेकिन खैर वो उनके डायरेक्टर ने बता दिया, अलग ही ट्विस्टेड लेकिन मजे का कैरेक्टर था वो, कैरेक्टर वो मजे का है, नो डाउट। वैसे भी वो एक्टर अच्छा है। एग्जैक्टली, आगे बढ़ते हैं जी। बुशरा अंसारी पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा और लेजेंड ब्रॉडकास्टर, और नो डाउट बहुत कुछ जो है वो इन्होंने पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी जो नकल उतारने वाली वीडियो थी उससे मैं अफसरदा हो गई हूँ। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने हालिया वायरल होने वाली अपनी नकल यानी कि मिमिक्री पर खामोशी तोड़ते हुए तफसीली मौक़िफ़ पेश किया। बुशरा अंसारी ने निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने माजी में चंद मारूफ शख्सियात की नकल उतारी है, ताहम मेरा अंदाज़ हमेशा बावकार और फ़नकाराना रहा है। उनके मुताबिक मैंने नूरजहान, मुसरत नज़ीर, सलमा आगा और ताहिरा सैयद की नकल उनके मयार के मुताबिक उतारी थी। उन्होंने मेरी नकल में मज़ा ज़रूर होता था, लेकिन वो किसी की तस्लील नहीं करती थी, बल्कि फ़न के इजहार के लिए किया जाता। बुशरा अंसारी ये कहना था कि हालिया वायरल होने वाली नकल में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज गैर मुहज़्ज़ब और स्क्रिप्ट नामुनासिब था, जिससे मुझे अफसुर्दगी जो है वो हुई। और अदाकार ने मज़ीद बताया कि वीना मलिक ने मेरी नकल बखूबी की थी, जिस पर मैंने खुद उनकी तारीफ़ की थी, हालांकि दीगर फनकारों की जानिब से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। वीना मलिक ने जो नकल की थी वो उसकी वीडियो मैंने भी देखी है, और बात उनकी भी ठीक है क्योंकि बुशरा अंसारी साहिबा खुद भी नकल उतारती होती हैं लोगों की, बट अगर वो लोगों को के रिस्पेक्ट की और उनके लेवल और उसका मतलब मयार को मद्देनज़र रखते हुए करती हैं, तो आई थिंक जब उनकी नकल उतारी जाए तो इन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। आपको बताते हैं यासिर हुसैन ने पाकिस्तानी ड्रामों के जवाल की वजह बहारत को करार दिया है। क्यों करार दिया है जी? उनका कहना है कि जी पाकिस्तानी ड्रामों के सवाल पर खुलकर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। भारतीय और पाकिस्तानी ड्रामों के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क नाजरीन का है, जो मवाद के मयार को मुतासिर करता है, और ज़्यादातर भारतीय नाजरीन जो हैं वो क्रिंज यानी कि कम मयार वाले जो मवाद होता है वो देखना पसंद करते हैं, जबकि पाकिस्तानी नाजरीन निस्बतन बाशऊर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में पाकिस्तानी ड्रामों का मयार बहुत अच्छा था, लेकिन जब ये ड्रामे भारत में मकबूल होना शुरू हुए तो उनके मयार में कमी आना शुरू हो गई है। हमारे ड्रामा मेकर्स ने भारतीय मार्केट को मद्देनज़र रखकर मवाद बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कहानी और मयार में तब्दीली आई है,
जो कि आई थिंक बहुत अच्छी बात है और बहुत दुरुस्त जो है ऑब्जर्वेशन है उनकी, क्योंकि बहुत हमारे जो ड्रामे हैं ना वो पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर जो है वो मकबूल होते हैं। इवन मेरे ताया अबू बहुत शौकीन है पाकिस्तानी ड्रामा देखने के। हाँ, तो ये बात है कि हमने व्यूवर्स के इवन ये तो मैंने कल भी बोला था कि हम लोग जब कोई ड्रामा जो है वो थोड़ा सा हिट होने लगता है या उसकी व्यूवरशिप अच्छी आ रही होती है तो उसको बिला वजह ही हम जो है उसको ड्रैग कर लेते हैं, उसका दौरानिया लंबा खींच लेते हैं। तो ऑडियंस को ग्रैब करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग जो हैं उसमें ज़्यादा ड्रामाई सीन्स दिखाएं और ये इसको स्ट्रेच करें। आप अच्छा मयार दे, अच्छा मवाद दे। जैसे कि मैं एक ड्रामे की बताना चाहूँगी, वो जिसमें फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाया हुआ था, मावरा हुसैन उसमें कास्ट हुई थी बहुत अरसे बाद जब उन्होंने वो ड्रामा जमा तकसीम, हाँ, तो वो ड्रामा जो था ना उसमें बहुत चीदा टू द पॉइंट उन्होंने हर इशू को भी रेस किया था और फिर उसका सॉल्वेबल जो है सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी दिखाया था। और उस ड्रामे की सिर्फ और सिर्फ 16 एपिसोड्स थी। यासिर हुसैन ने एक ड्रामा बनाया भी रिसेंटली पैराडाइज के नाम से। अच्छा। और व्हेन आई वाज इन कराची उस टाइम पे इसका शूट चल रहा था। मेरे कुछ एक्टर्स उनके एक्टर थे और ये अपनी प्रोडक्शन हाउस से पहला ड्रामा ये कर रहे थे। ठीक, पैराडाइज। और क्या कमाल का इन्होंने वो ड्रामा शूट किया है और प्रोडक्शन वाइज जितना इन्होंने जो है वो उसकी एक्टर्स की ट्रीटमेंट से लेकर पेमेंट प्लान सब कुछ इतना अच्छा बनाया है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग इंडस्ट्री में होने चाहिए जिनको कदम उठाना चाहिए। और वो ड्रामा की स्टोरी बहुत मजे की है। मुझे तो लगा कि बस ठीक है ड्रामा बन रहा होगा एक, क्योंकि हर तरीके से बहुत सारे ड्रामास बन रहे होते हैं, लेकिन जब उसको देखना शुरू किया इतने मजे की मजाहिया कहानी है उसमें एक घर की और बहुत अच्छा शूट किया है। तो यही बात होती है कि मतलब स्क्रिप्ट जो है वो मयारी रखना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उससे हम एक मैसेज आवाम को देना चाहते होते हैं। मोस्टली अवेयरनेस के लिए होता है और बहुत सारी चीज़ लोग बच्चे या नौजवान नस्ल जो देखती हैं वो कुछ ना कुछ कॉपी करना या सीख भी रही होती हैं। सो ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ख़वातीन और हज़रात, हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ चाहता है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे एंड वी गोना टॉक अबाउट ईरान अमेरिका वॉर। कहीं मत जाए, हमारे साथ। बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से। ईरान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। उन्होंने कहा है, उनके जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बग़ाई, उनकी जानिब से कहा गया है कि गैर ज़रूरी मुतालबात और सुस्त सफारती कोशिशें अमेरिका की जानिब से जारी हो सारी हैं और हर इंसान इस वक्त अपनी जगह पर यही सोच रहा है कि क्या जंग रुक चुकी है। अगर रुक चुकी है तो डायलॉग्स क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहे, और अगर नहीं रुकी है तो फिर ये किस जगह पर मामला जो है वो अटका हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ही सिर्फ जो है वो कंडीशन इस वक्त सुनने में आ रही है और वहाँ पर ब्लॉकेट के ऊपर जो ब्लॉकेट मौजूद हैं उसकी वजह से ईरान की जानिब से कहा गया है कि पहले तमाम तर जहाज़ सुकून से गुजर सकते थे, लेकिन अब अमेरिका की वजह से तमाम तर जो है वो सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो चुके हैं। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर महफूज नेविगेशन के लिए प्रोटोकॉल और मौसर निज़ाम जो है वो बनाने के लिए आगे जो है वो बढ़ा है और उन्होंने कहा है कि जितने भी बहरी जहाज़ और ऑयल टैंकर्स यहाँ से गुजरते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमसे पहले रब्ता करें हमारे हुकाम से। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को जो है वो आबनाए हम्स के करीब आने से गुरेज रहना चाहिए, ये कहना है ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बग़ाई की जानिब से। अब ये मामला किस तरफ जाके रुकेगा और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला है, क्या यही सिर्फ मसला बाकी रह गया है? मज़ीद बरआं पाकिस्तान की कोशिशें जो थी वो भी सामने आ रही थी, लेकिन अब खामोशी सी है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं IR एक्सपर्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि ये मामला इस वक्त एक्चुअली अटका कहाँ पर हुआ है? नजम, आपको, नाजिश को, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा हम कहते हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मैनी वेरिएबल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इतना आसानी से समझ नहीं आता। दूसरा ये कि बहुत सारे मामला खामोशी के साथ तय होते हैं, वो ओपन फिजा में कैमरा की आंख के सामने तय नहीं किए जाते, बिकॉज बहुत सारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, रीजनल प्रेशर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इस अमन के लिए जो पाकिस्तान काबिशें कर रहा था, इसको डीरेल करने के लिए बहुत सारी ताकतें हमें सरगर्म नजर आएंगी और उन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर न फकत ये कि
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, बल्कि फॉल्स फ्लैग नैरेटिव भी अपनाया। तीसरा पॉइंट ये है कि मुझे याद पड़ता है हॉब्स जो बानी है रियलिज्म के और ट्रेडिशनल फिलोसोफर्स के अंदर आते हैं, उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए। उसमें वो कहते हैं कि आप हमला किसी और के ऊपर क्यों करते हैं, बिकॉज उनकी जो बेंच लाइन है वो ये कि हर इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ हालत जंग में रहता है, तो लिहाजा रियासतें इंसानों पर बेस करती हैं, तो रियासतें भी हालत जंग में रहती हैं। तो वो पहली स्टेज बताते हैं कि वो कुछ हासिल करने के लिए हमला करता है। अब यहाँ पे ईरान का जो मामला था, इस मामले में अमेरिका का ये तो मकसद नहीं था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल जिससे अमेरिका की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, उनका मकसद ये था कि ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वेनेजुएला की तरह, वो हमारे कंट्रोल में होंगे तो हम दुनिया के ऊपर रूल करेंगे, चाइना की लाइन को सिवियर करेंगे। दूसरी जो स्टेज है जिसके अंदर उसको अपनी सेल्फ सिक्योरिटी का लाले पड़ जाते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे अमेरिकन जो मेरीन्स हैं उनको सेफ्टी का मामला पड़ गया जब ईरानी रिटेलिएशन में जो अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे डैमेज किया गया और वो मिलिट्री अड्डों से होटलों के अंदर शिफ्ट हो गए। और तीसरी स्टेज होती है जहां पे हम देखते हैं कि रेपुटेशन का सवाल आ जाता है। अब अमेरिका की जो वॉर कैपेबिलिटी है नो डाउट अनमैच्ड है, बहुत बड़ी वॉर मशीनरी है, लेकिन 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है और इसी वजह से उसकी जो रेपुटेशन है उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। तो अब उसको बचाने के लिए और फिर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उनको टैकल करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें वाज़े आपको तब्दीलियां नजर आती हैं। और फिर ईरान साइड पे भी जो लोग हैं वो काफी चार्ज्ड हैं, तो वो भी एक डोमेस्टिक प्रेशर है जहां पे जितने भी मामला तय होंगे वो ओपन अपनी सोसाइटीज को नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर साहब ये चीज़ तो वाज़िया है जो हमें नज़र आ रहा है, हालिया दिनों की सूरत हाल देख लें कि अमेरिका भी अब नहीं चाह रहा जंग में उतरना और ईरान डेफिनेटली वो तो चाहेगा नहीं इस तरीके से मामला तो, लेकिन ईरान अपनी खुद मुख्तारी को भी जो है सामने रख रहा है। अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से नज़र आती है कि जंग एक रुकी हुई है और उसमें कोई भी जंग में उतरना नहीं चाह रहा दोबारा में, और दोनों फरीकैन चाह रहे हैं कि मुतालबा हो जाए लेकिन हमारे हक में हो, ज़्यादा पॉइंट्स हमारी तरफ आए। तीसरे मीडिएटर का पाकिस्तान का जो किरदार था वो यही था कि दोनों को मिला के और दोनों को विन विन सिचुएशन एक दूसरे की समझा के जो है वो क्लोज किया जाए मैटर। अब इसमें हम क्या समझें कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो साइड पर है या बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे तभी ये मामला ख़त्म होगा, या ईरान अमेरिका आपस में जो है वो डायलॉग्स करके ये मामला ख़त्म कर सकते हैं, या कोई तीसरी खुदा न खास्ता कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं? अब देखिए, हमें पाकिस्तान की जो किरदार है वो इसलिए इस वक्त खामोश नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठक नहीं हो रही। अदरवाइज तो ईरान ने जो पहले प्रपोजल दिया हमने अमेरिका तक पहुंचाया, अमेरिका का जो जवाब आया वो ईरान तक पहुंचाया, और इसे हम कहते हैं शटल डिप्लोमेसी, और ये शटल डिप्लोमेसी अब भी जारी है। और फिर ईरान ने दोबारा 14 पॉइंट्स दिए जिसके अंदर उन्होंने उसे रिफॉर्म किया पहले प्रपोजल को। उन्होंने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स भी बढ़ाए। उन्होंने ये भी डिमांड की कि कितने परसेंट वो यूरेनियम को एनरिच करेंगे, 3.6 का उन्होंने जिक्र किया परसेंटेज का। उन्होंने इस बात का भी इनकार किया कि हम जो न्यूक्लियर जो हमारी फैसिलिटीज हैं उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप 3 फेजेस के जरिए से इस जंग को मुकम्मल बंद करें, अमन की तरफ जाएं और विड्रॉल करें। और फिर इसी तरीके से अमेरिकन ने भी आपने देखा कि उन्होंने जो वेसल थी तुस्का उसका नाम था, जो पाकिस्तान के हैंड ओवर किया, जो ईरानी वेसल थी उसमें 22 जो क्रू मेंबर थे वो भी पाकिस्तान को हैंड ओवर किए, और वो कल उस तुस्का ने यहाँ पे ऑफलोड किया है पाकिस्तान की पोर्ट के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चल रहे हैं, और ये जो सीज फायर इंटैक्ट है ये भी बतलाता है कि पाकिस्तान का किरदार मुअस्सर अंदाज से आगे चल रहा है। और याद रखें कि पाकिस्तान इसमें तन्हा नहीं है, पाकिस्तान के पीछे जो मेजर प्लेयर्स हैं रीजनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो पुश्त के ऊपर खड़े हैं। और उसकी अच्छी मिसाल ये है कि 15 मई का जो दौरा है प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना का, उसमें चाइनीज ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि आप इस रीजनल मामले को निपटा के आइए, अदरवाइज बातें आगे नहीं चलेंगी। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि वो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जॉन के साथ भी मुलाकात करें। और फिर हमें ये भी मालूम है कि चूंकि 4 जुलाई को अमेरिका की जो बर्थ एनिवर्सरी आ रही है उसको भी, और फिर नवंबर में इलेक्शंस भी आ रहे हैं,
तो उससे पहले पहले प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जो पॉपुलैरिटी का स्केल है उसको बेहतर बनाना चाहेंगे। मुनव्वर साहब, इस पे भी ज़रा बताइएगा कि हमें हमेशा से यूएस जो है वो सुपर पावर रहा है, सो एक तरह की उनका एक स्टैंडर्ड जो था वो उन्होंने कायम रखा है, लेकिन इस जंग में जो है ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाज़ात हमें नज़र आए, उसके मुकाबले में अब लगता है कि न सिर्फ ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी में कमी आई है बल्कि ओवरऑल एज अ सुपर पावर अमेरिका, हाँ, उस पर भी बहुत सारे सवालात भी उठे हैं और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशन सामने आई हैं। सो आपको क्या लगता है कि यूएस के अंदर भी बहुत सारे हमने देखा है कि इनफैक्ट जो है अवाम भी क्या अब चाह रही है, इसका आगे आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या हो सकता है? जैसे आपने इलेक्शंस की भी बात की, नवंबर में अपकमिंग इलेक्शंस। नाजिश बहुत अहम सवाल किया। हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि सुपर पावर, मेजर पावर, मिडिल रेंज पावर, ये कौन होते हैं? सुपर पावर हम उसे कहते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो की वैल्यूज हैं, जिसमें ट्रेड है, करेंसी है, सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है और स्पेस है, उसमें किसके पास ये सलाहियत है कि इन्हें तब्दील कर सके। और मेजर पावर वो होता है कि जिसके पास सलाहियत तो नहीं होती तब्दील करने की, अलबत्ता वो असरअंदाज होता है। और मिडिल रेंज पावर वो होता है कि इन्हीं वैल्यूज को रीजनल या सब रीजनल लेवल के ऊपर उस पर असरअंदाज हो। तो लिहाजा अमेरिका के पास अब ये सलाहियत नहीं रही कि इन की वैल्यूज को तब्दील करे। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो ममालिक हैं वो युआन के अंदर ट्रेड करना शुरू हो गए हैं, तो क्या अमेरिका के पास ये सलाहियत है कि वो उनको उसमें ट्रेड न करने दे और सिर्फ डॉलर्स में ट्रेड करने दे? या बिलफर्ज जो टेक्नोलॉजी है, 65 टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया की इस वक्त लीडिंग, उसमें आउट ऑफ 65 58 में चाइना लीड कर रहा है। और फिर स्पेस के अंदर भी देख लीजिए कि 2030 में जीपीएस सिस्टम रिटायर होने जा रहा है और चाइनीज जो बीदू सिस्टम होगा ये वाहिद एक सबसे बड़ा, सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम स्पेस में रह जाएगा। तो वहां पे भी मोनोपोली कायम है। और फिर मुख्तलिफ रीजन्स में, फार ईस्ट एशिया में फॉर इंस्टेंस चाइना, यूरेशिया के अंदर रशिया और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका है। तो इसका मतलब हमें ये नजर आ रहा है कि कोई एक पावर ऐसा नहीं है जो कि इन सारे वैल्यूज और चेस बोर्ड्स के ऊपर अपनी इजारादारी को कायम कर सके। और उसकी मिसाल खुद ईरान वॉर भी है। मिसाल के तौर पे दो न्यूक्लियर पावर्स को एट ए टाइम टैकल करना, ये पूरी जो मिथ थी डिटरेंस की कि न्यूक्लियर पावर के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, या अमेरिका की जो अनमैच्ड पावर है या 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट है, उसका कौन मुकाबला कर सकता है? तो ईरान ने वो भी साबित किया। तो इसका मतलब सुपर पावर नहीं है। अलबत्ता चाइना के पास भी ये सलाहियत नहीं है कि वो इन वैल्यूज को तब्दील कर सके, रशिया के पास भी नहीं है। इस वक्त वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड। एक को अमेरिका लीड कर रहा है, दूसरे को चाइना और तीसरे को फ्रांस कर रहा है, जो कि फॉर्मेटिव फेज में, और यूरोप जो है वो अपनी एक अलग शनाख्त के साथ हमारे सामने आ रहा है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, इसका क्लोजर क्या देख रहे हैं आप इस वॉर का? मैं तो अच्छी उम्मीद लगा के बैठा हूं, बिकॉज उसकी वजह यह है कि मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा, रीजनल ममालिक का भी है। बिकॉज हमें ये समझना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है या ये जो वॉर है, उससे न फकत ये कि ऑयल की तरसील जो कि 22 से 30% है दुनिया की गैस की वो रुक जाएगी, एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। बिकॉज यूरिया 70% यूरिया की सप्लाई इस जगह से होती है। और फिर बहुत कम लोगों को पता है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये फाइबर जो ऑप्टिकल्स हैं वो भी गुजर रही हैं, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का माहाना ट्रेड होता है इस इंटरनेट के जरिए से, तो वो भी खराब हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी का मामला बन गया है। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान अपनी मर्जी से ही इसको बंद करेंगे या चलाएंगे। इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर से, और इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप तन्हा नहीं रह सकते, आपने किसी के साथ ताउन करना होता है, हर किसी से दुश्मनी आप नहीं निभा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी बात से कि आपने कहा कि आपको हर किसी से दुश्मनी जो है ज़ाहिर है मोल नहीं ले सकता इंसान, किसी से बना के भी रखनी होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जो स्टेटमेंट आई है कि ईरानी जारहियत जो है वो नाकाबिल कबूल है और हम इस इश्तिआल अंगेज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो पूरा हक रखते हैं जवाबी कार्रवाई करने का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम अमेरिका और ईरान की जो सिचुएशन चल रही है उससे ही खत्ते में जो गहमा गहमी और जो कशीदगी और सब कुछ जो दरहम बरहम
होता हमें नज़र आ रहा है उससे ऑलरेडी हम खौफजदा हैं। ऊपर से अगर मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से कोई खुदा न खास्ता जवाबी कार्रवाई जो है वो सामने आती है तो वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नाजिश, मुत्तहिदा अरब इमारात कभी भी ईरान पे हमला नहीं करेगा, और करेगा तो खुदकुशी करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात की एक मौजूद ही नहीं है, वो कॉस्मेटिक किस्म की फौज है। वो फौज वो है जो प्राडोज में एयर कंडीशंस में घूमती है। अब जिनको प्राडोज और टैंक्स के अंदर एयर कंडीशंस चाहिए वो लड़ नहीं सकती। दूसरी बात ये कि मुझे तो अब नियर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट बड़ा सीरियस होते नजर आ रहा है सऊदी अरब और यूएई का, बिकॉज ये जो ओपेक से निकलना है यूएई का, इससे वो जो 35% ऑयल की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था वो भी बढ़ाएगा और $500 बिलियन सालाना मजीद कमाएगा। और ये अमेरिका की और इजराइल की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन था। अमेरिकन उसको तकरीबन 5 लाख AI चिप्स देने जा रहे हैं सालाना, जिससे यूएई जो है वो ख्वाब देख रहा है कि वो इस खत्ते का AI का चैंपियन बनेगा। और फिर जो एलान मस्क है उसकी कंपनी ने वहां पे $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। यूएई तकरीबन $1.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अमेरिका। और इजराइल ने यूएई को लेजर टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम की बैटरी। डॉक्टर सवाल जी, बट डॉक्टर साहब यहाँ पर मेरे जहन में एक चीज़ ये आती है कि इस सारे खत्ते की अगर हम सिचुएशन देखें, पैसा लगा, मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ ने पैसा लगाया लग्जरी के ऊपर, इंक्लूडिंग कतर, इंक्लूडिंग बहरीन, सऊदी अरब, दुबई। पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया अपना सिक्योरिटी के अंदर। आज इस जगह पे हम लोग पहुंचे हुए हैं कि जहाँ जहाँ पर दुनिया ने ये देख लिया कि अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, तो अमेरिका के साथ जिसका प्रॉब्लम होगा वो डायरेक्टली वो कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होंगे। और वो कंट्रीज़ तो बेच ही ये चीज़ रहे थे कि हमारे पास इन्वेस्ट इस वजह से किया जाए क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी जो है वो फराहम करते हैं। और अमेरिका ना उनको बचाने के लिए आया, ना ख़ुद को बचा सका। और अब पाकिस्तान इस मिडल ईस्ट या इस रीजन में एक मेजर स्टेक होल्डर और एक मजबूत स्टेक होल्डर बन के सामने आया कि हम खुद पाकिस्तानी जितना प्राउड फील करते हैं उससे ज़्यादा पूरी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वो हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से जो है वो जुड़ना चाहते हैं ताकि हमारी फ़ौज उनकी भी प्रोटेक्शन में जाए। सो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लोग इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में नहीं आएंगे अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए और पैसा अगर सेफ जो है वो समझा जाए उस लिहाज से? देखिए, इन्वेस्टर वहां पे जाता है जहां पे सिक्योरिटी भी मिले और फिर प्रॉफिट भी मिले और स्टेबिलिटी भी हो। ये तीन चीजें बड़ी अहम होती है। यूएई में इसलिए जा रहे थे कि वहां पे काला धन ले जाएं, सफेद ले जाएं, पूछने वाला कोई नहीं था, उनको इजाजत थी। दूसरा ये कि वहां पे स्टेबिलिटी थी और तीसरा ये कि वहां से प्रॉफिट भी मिल रहा था बिकॉज दुनिया की सारे लोग वहीं पे आ रहे थे। मिसाल के तौर पे यूएई के जो अपने लोग हैं वो तो गालिबन 10 मिलियन से भी कम है और वहां पे जो आउटसाइडर्स हैं वो तो 14 मिलियन से भी ज्यादा हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो वहां पे दुनिया भर के लोग आ रहे थे और अमीर लोग आ रहे थे। ये अमेरिका से, बर्तानिया से जो बिलियनियर्स थे वो यूएई शिफ्ट हो रहे थे। पाकिस्तान में जो मुझे एक्टिविटी के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं वो पोर्ट एक्टिविटी के नजर आ रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अभी पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसमें मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है और फिर बाहर से इन्वेस्टर भी आएगा। लेकिन जो पोर्ट एक्टिविटी है एक अल्टरनेटिव रीजनल हब के तौर पे ये उभरेंगे और उभर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की जो 2025 की फिगर है कंटेनर्स की वो गालिबन 7,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन इस क्राइसिस के बाद जो हमारी पोर्ट्स हैं उन्होंने 11,000 कंटेनर्स को एक महीने में रिसीव किया है। तो यू कैन इमेजिन एक बहुत बड़ा उसके अंदर सर्ज आपको नजर आ रहा है। इसी तरीके से जो ग्वादर का एयरपोर्ट है वो बेहतरीन जंक्शन हो सकता है खत्ते के एयर ट्रैफिकिंग के लिए बिकॉज इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है। दुबई का एयरपोर्ट तो बहुत महंगा पड़ता है मेंटेनेंस के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है और इसे हमें अवेल भी करना चाहिए। और इसके अलावा भी एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तानियों ने $100 बिलियन यूएई में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें हम इंसेंटिव्स दें कि वो वापस आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और फिर चूंकि हम इतनी बड़ी सर्विस रेंडर कर रहे हैं दोनों ममालिक को, तो इसको हमें इकोनॉमिक डिविडेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत है। दोनों से ये कहने की जरूरत है कि सस्ता ऑयल एंड गैस हम ईरान से ले सकते हैं, रास्ता तो हम ईरान का इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रल एशिया तक। उससे क्या है कि आपकी इंडस्ट्री लो कॉस्ट के ऊपर अच्छी चीजें बनाएगी और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएगी।
ऑल राइट वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ख़वातीन व हज़रात, मामला दुआ है कि जल्द से जल्द जो है वो तय पा जाए, क्योंकि और कुछ हो ना हो, पूरी दुनिया जो इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है और जो इन्फ्लेशन अपने पीक पर पहुंचती जा रही है विद इन पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द ग्लोब, उसकी वजह से एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो रही है। और ये मुतासर जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ डबल होती जा रही है, कीमतों में भी, पेट्रोल के मामले में भी, रोज़मर्रा की अशिया में भी, हेल्थ इश्यूज़ में भी, हर चीज़ में। इसकी कमी के लिए इस वक्त जंग का रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें अपना पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। बट विल होप कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा कंट्रोल है, वो एक्टिव हों और वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा बिल्ड करें ताकि ये सिलसिला रुक सके। हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। मुल्क का तकरीबन 60% से ज़ायद जो है वो नौजवानों का है। और जब हम बात करते हैं नौजवानों की शेप अप होने की, उनकी बिल्डिंग के कि वो किस तरह इस माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम उनको बुनियादी तालीम फराहम करें। लेकिन जब तालीम की हम बात करते हैं तो उसमें दो तरह की एजुकेशन सिस्टम हमारे मुल्क में जो है इस वक्त हैं। एक है प्राइवेट और एक है गवर्नमेंट किसी हद तक हमें ऐसा देखने में आता है कि शायद उस तरह बच्चों को फैसिलिटेट नहीं कर पाती है जिस तरह एक प्रिविलेज किड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करता है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम ये देखें तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बच्चे हैं, एक तो उनके को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही जो उनके बुक्स का बोझ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। सो उसी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये टॉपिक चूज़ किया है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ का क्या, और इससे मुराद सिर्फ छोटे बच्चे नहीं है, जितने भी हमारी यूथ आती है वो इसमें है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चों में हमने ये रेशियो आजकल ज़्यादा देखा है कि इवन जो है कोई यूनिवर्सिटी की छत से कूद के अपनी जान दे देता है बच्चा। आखिर ऐसे कौन सी वजूहात हैं, कौन से मसाइल उनको दरपेश हैं कि उसकी वजह से अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सो मेंटल हेल्थ इशू आजकल, पहले हम सुनते थे कि शायद हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान घबरा जाता है। लेकिन आखिर बच्चों को अपने सिर्फ स्टडीज़ की वजह से ऐसे किन मसाइल का सामना है कि वो जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमने मदू किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मरियम फयाज। उनसे जानेंगे कि बच्चों की हेल्थ जो है मेंटल हेल्थ वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मरियम फॉर कमिंग। अच्छा मरियम, ये बताइए कि आजकल हम देख रहे हैं कि 60 से 70% जो तालिबात हैं हमारे वो ज़हनी दबाव का शिकार है, उसमें एंजाइटी भी आ जाती है, उसमें डिप्रेशन भी आ जाता है और बहुत सारी ऐसी मिलती जुलती चीज़ें हैं। सो आखिर इनकी बेसिक वजूहात क्या है? बेसिकली एक बच्चा ना अपने लेवल पे भी प्रेशर फील कर रहा होता है, एक कि मैंने अपना बेस्ट देना है, वो अपने ओन पे कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ उसकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, टीचर की एक्सपेक्टेशंस वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बच्चा एक तरह का प्रेशर कुकर टाइप फील करता है और वो चीज़ें बर्स्ट हो जाती हैं। इट्स लाइक कि बच्चा चाह रहा होता है अपने हिसाब से, वो चीज़ें कोप भी कर रहा होता है, लेकिन अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, पेरेंट्स इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि अच्छा 80% भी आई है तो दे आर लाइक नहीं आपकी 99 क्यों नहीं आई, हमें तो पूरा बेस्ट चाहिए, दे आर लाइक दैट। वो ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और बच्चे आजकल जितना प्रेशर फील कर रहे हैं उसी की वजह से, लेकिन प्रेशर देखिए बिल्ड हम सोसाइटी की वजह से भी करते हैं। हाँ, घर वाले ये भी देखते हैं रिलेटिव्स के मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ गए हैं, कंपैरिजन, बिल्कुल कंपैरिजन में भी बच्चे शिकार हो जाते हैं। लेकिन देखिए इन सब वजूहात की वजह से जो रेशियो बढ़ रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन अब तो सुसाइड्स का भी रेशियो बढ़ रहा है,
व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग कि क्या हम सिर्फ प्रेशर ही डाले जा रहे हैं और उनको क्वालिटी टाइम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, दे रहे हैं, उनके साथ हम बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे कि वो हमें अपने इश्यूज बताएं, वो क्या है कि जिसकी वजह से वो जो है वो इतना सफोकेट कर जाते हैं? दे आर लाइक कि हमने आपको इतना कुछ प्रोवाइड किया है, आप नंबर्स क्यों नहीं ला रहे? वो सपोर्ट नहीं कर रहे उस तरह, वो टाइम नहीं दे रहे। आजकल पेरेंट्स खुद मोबाइल पे इतना बिजी हैं, ठीक है, तो वो अपना उस तरह अपना टाइम नहीं दे रहे, अपना बेस्ट नहीं दे रहे। हर कोई अपने प्रोफेशन में इतना बिजी है, ठीक है, मदर भी फादर भी, तो वो उस तरह है दे आर लाइक हमने आपको बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, तो उस तरह सपोर्ट नहीं दे रहे, बस उन पे प्रेशर ऐड ऑन कर रहे हैं। सो आप जब अपने यूनिवर्सिटी वैसे लाइफ में थी, आप अपना शेयर कीजिए कि आप जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में थी और उससे पहले आप बचपन से, तो क्या आपने भी इस सोसाइटी का उतना ही प्रेशर फेस किया था जो आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं, स्पेशली जितना मेरे ख्याल से मॉडर्न होता जा रहा है हमारा ज़माना और जितनी हमें वसाइल ज़्यादा मिल रहे हैं, एआई की जो है इंट्रोडक्शन के बाद से प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया या फिर हमारे टाइम पे ज़्यादा था? हमारे टाइम पे कंपैरेटिवली ठीक था, इतना नहीं था। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जो आप पूछ रही हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी मदर वाज लाइक फाइन, उनको मसला नहीं होता था, मेरे मार्क्स से फादर को होता था। ही वाज लाइक कि नहीं आपने अच्छे नंबर लेने हैं, आपने ये करना है। तो आपने उसका प्रेशर लेके खुदा ना खास्ता मैंने नहीं लिया, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को बिजी रखती थी और चीज़ों में। अच्छा मरियम, ये बताएं कि आपके पास आजकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बच्चों के इश्यूज आते हैं? जी जी, कौन से आते हैं, किस किस किस्म के इश्यूज आते हैं? आजकल पैनिक अटैक बहुत आ रहा है कि टीचर ने कुछ कह दिया। अभी रिसेंटली बात है, मेरा भाई लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बताया कि एक टीचर ने डांटा उनको यूनिवर्सिटी में, तो उसमें ये हुआ कि वो बच्चा टोटली लाइक उसको पैनिक अटैक आ गया और उनकी क्लास से पहले। तो ये है कि वो पहले ऑब्वियसली एक प्रेशर बिल्ड कर रही होगी, तो टीचर ने डांट दिया। जब आपके पास मरियम ऐसा कोई बच्चा आता है तो आप उसको कैसे डील करती हैं? क्या प्रैक्टिसेस होती हैं? आप उससे उसकी बैक हिस्ट्री पूछते हैं या क्या करते हैं? पहले तो मैं उनकी हिस्ट्री पूछती हूँ कि उनके इश्यूज क्या फेस कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उसके बाद मैं उनको प्रॉपर सुनती हूँ, उनको मैं सजेशंस नहीं देती। वो बच्चा होता है कि उनको होता है हमें कोई सुने, कोई सुनने वाला हो, घर में नहीं सुन रहा कोई, तो मैं उनको प्रॉपर सुनती हूँ। सुनने से आधे मसले ठीक हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। और मेजरली जो आप पैनिक अटैक्स की वजह जब उनसे पूछती हैं, तो जाहिर बात है किसी बच्चे को पैनिक अटैक स्कूल में पढ़ाई की वजह से आ रहा होगा, किसी को माँ बाप की डांट की वजह से आ रहा होगा, किसी को उसकी कोई फेवरेट चीज़ नहीं लेके दी होगी इस वजह से आ रहा होगा। सो ये जो सारे पैनिक अटैक हैं, इनमें मोस्ट कॉमनली रीज़न क्या निकलता है? क्या फियर है बच्चों का, या क्या कोई वो एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो है, या कुछ और चीज़ है जिसकी वजह से पैनिक अटैक आता है? उनको ये होता है कि अगर हम फेल हो गए, फियर ऑफ फेलियर, अगर कुछ हो गया तो उनको होता है ये एंड ऑफ वर्ल्ड है। दे आर लाइक अच्छा अब हम नहीं इसको आगे सर्वाइव कर पाएंगे। उनको होता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो फिर क्या प्रैक्टिसेस आप अपनाते हैं कि वो बच्चे ठीक हों, और उनके वालिदैन को क्या क्या बताते हैं? हम बेसिकली अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस लगाते हैं उन पे, ठीक है, ABA, ठीक है, रीइंफोर्समेंट वगैरह करते हैं। और ये क्या प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस हमारे साथ ज़रा शेयर करें कि होता क्या है जो आपने बताया। बेसिकली हम देखते हैं कि इंसिडेंट कैसे आया, क्या इशू राइज हुआ, ठीक है, उस चीज़ को एड ऑन क्या कर रहे हैं, एग्रीवेट क्या कर रहे हैं, हम वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उस पर फिर बिहेवियर उस पर हम प्रॉपर उसका ठीक करते हैं। और फिर आप बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू जाते हैं, और वो क्या होती हैं थेरेपीज? इनमें हम शेपिंग भी करते हैं, चेनिंग करते हैं, विद स्टेप हम उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलाते हैं। लेट्स अगर कोई एग्जांपल देकर आप समझा सकें किस तरीके से होता है? इनको रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है बेसिकली, कि लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि उनको शाबाशी दे दी, एक थपकी लगा दी, कोई अच्छी बात बोल दी। बच्चे होते हैं उनको होता है कि हमें ज़्यादा ना समझाए, कोई ज़्यादा ना बोले, अच्छा हमें सपोर्ट करे, सुने, हमें सुने, बट हमें समझाए ना कोई, लाइक रिबेलियस। तो फिर माँ बाप ने समझाना भी तो है, टीचर्स ने भी समझाना भी तो है। वो जो कंटिन्यू समझाते हैं ना बच्चों को, इससे इशू होता है। वैसे दैट्स वेरी ट्रू। अगर मुझे भी कोई मुझे घर में काम करना पसंद है, लेकिन अगर कोई मुझे बार बार ये कहे कि आपने ये मुझे बना के देना है, ये बना, तो मैं शायद 2-3 बार तो कर दूं, लेकिन उसके बाद मैं भी इरिटेट होने शुरू हो जाती हूँ। तो दैट इज़ वेरी राइट कि हमें मतलब कॉन्स्टेंटली उन पर प्रेशर इस चीज़ का नहीं डालना चाहिए। अच्छा,
मुझे ये बताएं, रेशियो की अगर हम बात करें तो एज जो फैक्टर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आता है। अब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, तो वो ज़िद्दी हो जाते हैं, तो उनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो डिप्रेशन एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं या नहीं, लेकिन वो ज़िद्दी ज़रूर हो जाते हैं, जो कि लेटर ऑन उनको लाइफ में इफेक्ट करता है। सो अभी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की जो ज़्यादा हमें देखने में मिल रहा है कि किसी को एंजाइटी या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, उनका एज लिमिट्स जो है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ज़्यादा है? अब तो जो एज लिमिट मैं देख रही हूँ वो अराउंड 10 से लेके स्टार्ट होता है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तक जा रहे हैं। 10 साल के बच्चों से शुरू हो रहा है। जी एग्जैक्टली। लेकिन अगर इनको डील ना किया जाए इस किस्म के इश्यूज़ को, तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं। लाहौर से भी आपने सुना होगा केसेस सुसाइड के, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के, और उससे पहले भी हम देखते हैं कि तो बच्चे घर से भाग जाते हैं। ट्रू। अगर ऐसे केसेस का सामना करना पड़ जाता है तो ये बताइएगा कि उस वक्त बच्चे का मेंटल फेस क्या होगा जब उसने ये डिसीजन लिया होगा कि मैं खुदकुशी कर लूँ या मैं घर से भाग जाऊँ, और फिर उसको वापस आपने आहिस्ता आहिस्ता जब लेकर आना है पैटर्न पे, तो फिर क्या किस तरीके से पेरेंट्स डील करें? बेसिकली इस स्टेट में तो ये होता है ना, क्राइसिस सिचुएशन है कि क्राइसिस आ गया है, तो क्राइसिस में आपने फ़ौरन से उसको ठीक करना होता है। ये नहीं आप समझाने बैठ जाओगे। पेरेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं, वहाँ भी समझाने बैठ जाते हैं। तो मतलब आप कहती हैं कि बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा रखनी चाहिए लॉजिकल से? एग्जैक्टली, लॉजिकल रखें बट टू सम एक्सटेंट, हाँ, लेकिन ज़्यादा इमोशनल। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपका बच्चा अगर फेल हो जाए या आपका कोई भी बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो और वो गलती से लेट्स से कि अगर वो कोई चीज़ टूट हो जाती है उससे, फौरी तौर पे उससे डांटने से बेहतर है कि आप उस वक्त उसको जो है वो सिचुएशन को संभालें और 2-3 घंटे के बाद उसको आराम से समझाएं कि बेटा इसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बच्चे को फील नहीं होगा उस तरह। अगर आप उसी टाइम समझाओगे तो बच्चे को बहुत फील होगा। आप 2 घंटे बाद समझाओगे, he or she will be fine। और जब बच्चों को ये कंपैरिजन में डाला जाता है फूफी के बेटे, चचा के बेटे के साथ या किसी और के साथ, तो ये कंपैरिजन की वजह से बच्चों की एबिलिटीज़ में हमारे माँ बाप को ये लगता था पिछले दौर में कि इजाफा होता है, फिर बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है ये वो, लेकिन होता क्या एक्चुअली? सेल्फ इस्टीम डाउन होती है बच्चे की। कंपैरिजन करता है तो सेल्फ इस्टीम डाउन होती है। वो ये सोचता है अच्छा इसने ये ज़्यादा कर लिया, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। बच्चों में ये भी होता है कि मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, इट्स नॉट गोना बी गुड इनफ। पेरेंट्स को तो लगेगा मैं तो नहीं इस तरह, मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा ये बताएं कि आप, ये तो हमने बच्चों की बात की, डू यू बिलीव कि आपके पास पेरेंट्स भी आते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे बच्चे में जो है ये इश्यूज आ रहे हैं या डिप्रेशन है या एंजाइटी है, एंड वी आर थिंकिंग कि प्रॉबेबली इट्स आवर पेरेंटिंग स्टाइल की उसकी वजह से बच्चे इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं? आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं? जी। तो वो वजूहात क्या होती हैं? दे रियलाइज इट देमसेल्व्स कि भाई हमारे से गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, या फिर नहीं उनको सोसाइटी से रियलाइज होता है, फिर उनको आप क्या ट्रीट करती हैं? अच्छा, इस सोसाइटी से भी रियलाइज होता है, आजकल सोशल मीडिया से भी हो जाता है, बट बच्चे के जो पैटर्न्स होते हैं ना बिहेवियर, तो वहाँ से पेरेंट्स को होता है कि ऐसे हमने क्या गलत कर लिया है, और बच्चा भी बताता है अब तो कि मुझे आपकी वजह से मैं ये फेस कर रहा हूँ। अब बच्चा वोकल हो गया है। अच्छा, बच्चे बताते हैं। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आई थिंक अच्छी बात है। पेरेंट्स शुड नो कि उनकी बच्चे क्या फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप उनको पेरेंटिंग में क्या चीज़ें जो है, वैसे भी ओवरऑल भी अगर आप हमें बताएं कि पेरेंटिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि ना आपका बच्चा रिबेलियस हो और ना ही वो डिप्रेशन या एंजाइटी वाली साइड पे जाए। सो मेंटेन जो पेरेंटिंग होती है, बैलेंस्ड पेरेंटिंग होती है, उसको आप किस तरह जस्टिफाई करें? इसमें ये ना, कुछ पेरेंट्स होते हैं बड़े कंट्रोल फ्रीक होते हैं कि जिस तरह मैं चाह रहा हूँ वैसे हो। तो कुछ बच्चे कहते हैं भाई अच्छा अगर किसी के 5 बच्चे हैं, 4 तो चलने आप समझ लें कि वो कर लेंगे, उस तरह है। उनकी ग्रूमिंग ऐसी की है पेरेंट ने कि वो सख्त जान है, वो कर लेंगे। 5वां थोड़ा ऐसा नहीं है, वो थोड़ा जेन जी टाइप है, तो वो बोलेगा भाई नहीं, इधर आपने उन सबसे तो कर लिया, आप मेरे साथ नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें, जिद्दी हो जाए। आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है, बिल्कुल आई थिंक सेम ही पैटर्न का चल रहा है, डॉक्टर बहू के नाम से, जिसमें वो यही दिखा रहे हैं कि द फादर इज वेरी कंट्रोलिंग और उसके बाकी बच्चों ने तो वो अडॉप्ट कर लिए, बट एक जो उनका बेटा है तो
तो उसको बहुत सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। और इवन जो है उनकी अपनी बेगम जो होती है वो कैंसर की पेशेंट है, बट ही इज दैट मच कंट्रोलिंग कि वो कह रहा है कि अगर तुमने बता दिया तो मेरा जो है वो इमेज खराब हो जाएगा। तो आई थिंक यू आर वेरी राइट कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत कंट्रोल्ड करते हैं। आप वहाँ देख रही हैं उनके फादर कंट्रोलिंग है, उनकी मदर नहीं है, वो सपोर्टिव है। ऐसे बच्चों का जो हम कहते होते हैं ना कि लेटर ऑन जाके उनको ये बच्चों के साथ अटैच ट्रॉमा होता है, वो किस तरह इफेक्ट करता है बच्चों को? अब दोबारा पूछेंगी, मुझे थोड़ा क्वेश्चन। कोई मसला नहीं। जो बच्चों को सपोज जो है वो कंट्रोल्ड बिहेवियर में आदी हो जाए बचपन से, लेटर ऑन जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं या फ्यूचर स्टार्ट करते हैं तो वो इन चीजें उनके साथ जुड़ी रहती है। आप कुछ भी कर लें, मुझे अपने बचपन की सारी बातें जहन नशीन है। सो वो चीजें किस तरह इफेक्ट करती है आपकी लेटर ऑन लाइफ को? अच्छा, उसमें ये होता है कभी कभी आपको ना लाइफ में चीजें मिलती हैं फ्री हैंड, तो आपको आदत होती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की, आप वो चीजें कर नहीं पाते, जबकि फ्री हैंड वाली चीजें तो बड़ी अच्छी हैं आपके लिए कि आप इजीली कर सकते हो, इजी गोइंग है, बट दे आर लाइक नहीं, मुझे कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करने की आदत है। यहाँ पे भी उनका इशू आता है। अच्छा, वो कल एक शेर मैंने सुना था इसके ऊपर कि बच्चा अगर खौफ में पलेगा तो या तो वो बेजुबान हो जाएगा या बदजुबान हो जाएगा। ठीक है। सो वो इसी वाली कैफियत है कि अगर सारी ज़िंदगी उसको आपने एक कंट्रोल इन्वायरमेंट रखा है तो कल को जब लाइफ में उसको अपॉर्चुनिटी और डिसीजन मेकिंग का मौका भी मिलेगा तो वो किसी और की तरफ देख रहा होगा, कोई और सजेस्ट कर दे। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि बच्चे को आपने उस वक्त में वो एतमाद नहीं दिया जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग करे और उसका क्रेडिट उसको मिले, तो इसलिए जो भी गलती होती है वो फिर उसका क्रेडिट लेने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो बोलते हैं कि इसका ब्लेम भी कोई और ले। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। अच्छा मरियम, ये बताएं कि बच्चों में जब आपका एक नॉर्मल बच्चा एक बिहेवियर है उसका, वो स्कूल जा रहा है, खेल कूद रहा है, लेकिन उसके बिहेवियर में जब चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जिससे ये अडॉप्ट किया जाए, ये पता लगे पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है? बच्चा वैसे खुद नहीं बताता अक्सर औकात। हाँ, वो उसके पैटर्न ही है, उसके पैटर्न है, वो जिद करने लग जाएगा। मतलब वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। पेरेंट बोलेंगे अभी नहीं, मैं बाद में आपको दूंगा। वो ये भी होता है ना, कुछ पेरेंट होते हैं कि फ़ौरन बात मान लेते हैं। तो और ये है कि वो बच्चा हर जगह पढ़ाई में ठीक है, हर जगह ठीक है, लेकिन बिहेवियर पैटर्न्स ऐसे हैं कि वो बच्चों को मारता है। अच्छा, ठीक है, वो गालियाँ देता है इस एज में। अच्छा, ये कुछ बच्चे जो आजकल बाइपोलर नेचर, पहले हम ये सिर्फ सुनते थे, आजकल तो हर पहले बड़ों में देखते थे। एग्जैक्टली, आजकल हर दूसरा बच्चा हमें जो है वो बाइपोलर नेचर का जो है वो मिल रहा है। सो ये इतना तेजी से ये रुझान कैसे बढ़ गया? अच्छा, इसमें ये भी है, अब देखें ना, पेरेंट्स पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, अब क्या हो गया, पेरेंट्स बहुत लीनियंट हैं। आपने बैलेंस पेरेंटिंग रखनी है ना, हम बैलेंस पेरेंटिंग पे नहीं आ रहे। बैलेंस आपको पेरेंटिंग नहीं पे नहीं लगता आ रही? इसके सही लिए बात है। हमें जो हम बच्चों को लेक्चर्स देते हैं, पेरेंट्स को बच्चों को lectures पेरेंटिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए, पेरेंट्स को भी जरूरत है काउंसलिंग की। So how you deal with your patients? Like आप बच्चों को समझाती हैं या पेरेंट्स आप साथ बिठा के भी समझाती हो? एग्जैक्टली। अगर मेरे पास एक बच्चा आया है मसले के साथ, पहले मैं उसको डील करूंगी, जो भी मसला है, हिस्ट्री लूंगी, ठीक है, टेस्टिंग अप्लाई करूंगी, देन थेरेपी दूंगी। अगर मुझे लगेगा बच्चा तो अब ठीक हो रहा है, अभी उसके वो मुझे बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट में भी ऐसे मसले हैं जो स्ट्रेसेस कॉज कर रहे हैं, तो मैं फिर उनके पेरेंट्स को बुलाऊंगी कि आपको भी जरूरत है काउंसलिंग की। उनको मैं काउंसल करूंगी कि आपका बच्चा ये फेस कर रहा है, तो काइंडली इसको देखें। इस तरीके से बताऊंगी, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं। रिएक्शन वैसे उस टाइम पे क्या, क्योंकि हम बीइंग अ कौम तो खैर नहीं, लेकिन इंसान ही ऐसे हैं, हम अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे, हम अपने गिरबान में झांकना वैसे ही पसंद नहीं करते, राइट? सेल्फ कैथारसिस नाम की तो आई थिंक मेरे नहीं ख्याल कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को चीज है। सो वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप पेरेंट्स को बोलते हैं आपकी गलती है जो आपका बेटा है? मैं इस तरह बोल ही नहीं सकती, अगर मैंने बोला तो मैं निकल जाऊंगी वहां से, वो ऑफेंड हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। एग्जैक्टली, तरीके से बात करनी पड़ती है कि आपका बच्चा ये फेस कर रहा है, तो काइंडली इसको थोड़ा इस तरह करके देख लें। मुझे सजेशन देनी होती है बेसिकली। अगर मैंने डायरेक्टली कह दिया आपका मसला, आपकी गलती है, वो तो मुझे उसी दिन उड़ा दे। सही बात है। वेल, थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीनो हज़रात, बच्चों के बिहेवियर को समझें, बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, आगे के फ्यूचर आपका है, आपको भी, बल्कि पाकिस्तान का तो जो कल्चर है, जिस तरीके से आपको भी संभालना आपके बच्चों ने आगे बढ़ के। और एक और चीज़ ना जो समझने की सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है वो ये है कि बच्चों का जो रिएक्शन होता है ना, वो हमारे एक्शंस की वजह से ही होता है। आपके एक्शन या टीचर्स या स्कूल में उसके साथ कोई ऐसा बिहेवियर हुआ होगा, सो ऐसा कोई रिएक्शन होता है, रिपीटेडली बिहेवियर आपका बच्चा अडॉप्ट करे जिससे आपको प्रॉब्लम है, तो उसके रूट कॉज को जो है वो आइडेंटिफाई करें। जब वो आइडेंटिफाई होगा और वो सही मानों में एड्रेस होगा,
और एक और चीज़, रिश्तों में थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच से हट के इमोशनल अप्रोच पे जाया करें और कोशिश किया करें इमोशनल कनेक्टिविटी से चीज़ें हल हो सकें। वो कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का हो, मियाँ बीवी का हो, दोस्त का रिश्ता हो, समझने की कोशिश किया करें दूसरे की बात। लेट्स टेक अ ब्रेक जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और क्लाइमेट चेंज इतना रैपिडली चेंज हो रहा है कि हर बदलते साल एक नया मौसम एक महीने में एक्सपीरियंस करने को मिलता है। पिछले दफ़ा अगर आप गौर करें, अपनी स्टोरीज निकाल कर देखें या आप पता करें तो मई में मौसम क्या था, इससे जो है वो थोड़ा सा शाम के औकात में भी गर्म मौसम था। अच्छी बात यह है कि इस वक्त शाम को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद सराउंडिंग और पंजाब की। लेकिन ये मौसम के बिहेवियर जो है वो 24 घंटे के अंदर इतना म्यूटेट होना, चेंज होना, गर्मी कैसी लग रही होती है। एग्जैक्टली इतनी सख्त गर्मी होती है कि सूरज फेस नहीं किया जाता। और बचपन का ठीक है, हम जब बचपन का जिक्र करते हैं हमारे अंदर इंड्योरेंस ज़्यादा थी, हमें ज़्यादा जो है वो भाग दौड़ की वजह से चीज़ें फील नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि गर्मी की शिद्दत में सूरज की हिद्दत में जो है वो इजाफा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी वालिदा भी यही कहती होती है। हाँ, मतलब आपने खड़ा नहीं हुआ जा सकता। एग्जैक्टली। और फिर शाम के औकात में अगर रात को आप अपनी बालकनी में या छत पे जाएं तकरीबन 1-2 बजे, तो आपको ठंड सी महसूस होती है, हल्की हल्की खुनकी महसूस होती है। नजब मेरे इसमें बीच में एक एडिशन ये भी कर लें कि आजकल जो मच्छर आ रहे हैं, आई डोंट नो, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो उनके भी जाहिर है मौसम चेंज हो रहे हैं, उसको आप हाथ भी लगा लो तो वो मर जाते हैं। सो आई डोंट नो कि वो भी मौसम की तब्दीली की वजह से ही हो रहे हैं। ये क्या, अगर मच्छर पे इतना असरात हो रहे हैं तो सोचे हम इंसानों पे कैसे असरात मुरतब हो सकते हैं। ये भी एक बहुत खौफनाक सिचुएशन है। इसी के साथ मानसून का पैटर्न जो बारिशों का था वो भी बड़ा प्रॉपर था, जो जुलाई से सितंबर तक जारी रहता था, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। लास्ट ईयर हमने एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल लास्ट ईयर इसी मौसम में तकरीबन मई का, जून का जो मौसम था, उसमें आप लोगों को अगर याद हो, इस्लामाबाद के अंदर यालाबारी हुई थी जिसने बहुत डैमेज किया था लोगों की प्रॉपर्टीज को और गाड़ियों को खास तौर पर। तो हर बदलते साल एक नया मौसम एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इसके अंदर जो एक थ्योरी अब एक और भी बताई जाती है कि बिल गेट्स की तरफ से जो वो सिलसिला किया जा रहा है ओजोन लेयर का रिपेयरिंग का या सूरज की प्रोटेक्शन से यूवी रेस के लिए, तो वो भी एक पैटर्न है। अब ये मामला है क्या और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट मोहतरमा डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहिबा, ये जो हमने इतनी तमहीद बांधी है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, ये बिहेवियर, ये पैटर्न जो चेंज हो रहा है वेदर का, उसके? ये क्लाइमेट चेंज है और ये इसके बारे में साइंटिस्ट काफ़ी सालों से, दहाइयों से जो है वो वार्निंग दे रहे थे। और ये 92 में जब आपका इदारा बना, ये UNFCCC जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया, यानी पूरी दुनिया से साइंटिस्ट का नेटवर्क। उन्होंने वार्निंग्स दी कि नेचुरली क्लाइमेट चेंज होता है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं हमारी आबो हवा में मौजूद हैं जो कि सूरज की शुआओं को मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट बैक करने से रोकती हैं ताकि ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। लेकिन वो 200 पार्ट्स पर मिलियन से, ये इसको हम कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, उसके बाद से वो अब डबल हो चुके हैं, मतलब 420 का थ्रेशोल्ड वो क्रॉस कर गए हैं। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि सूरज की शुआओं को ज़्यादा ट्रैप कर रही हैं। इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ये क्लाइमेट चेंज का ही फिनोमेना है। अभी जो मौसमियाती तगय्युरात आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर साउथ एशिया का खित्ता मोस्ट वल्नरेबल था। ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया था कि साउथ एशिया में इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये खित्ता मोस्ट वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड कर रही होती है नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो जंगलात हो, चाहे वो ग्लेशियर फेड इरीगेशन हो और कोस्टल बेल्ट जो समंदर के गिर्द हमारी वो रहती है। फिर एक और मामला है कि साउथ एशिया के खित्ते के जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बहरुल काहिल में डिटर्मिन हो रहे होते हैं। बहरुल काहिल ने अभी इस साल के शुरू में साइंसदानों ने बताया कि समंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, जैसे जंगलात कार्बन
कार्बन सिंक्स के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी अपने अंदर जज्ब करते हैं, उसी तरह समंदर भी अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं। तो इतनी ज़्यादा मिकदार हो गई कि वहाँ से ये एल नीनो ला नीना आप सुनते होंगे कि साउथ एशिया की तरफ ये जब गर्म होता है समंदर तो वो गर्म हवाएं फेंकता है, कहत साली आती है और ये हीट वेव्स का सिलसिला चलता है। 2022 में भी आपको याद होगा, उससे पहले भी ये रहा। तो अभी भी हम साइंटिस्ट ये प्रोबेबिलिटी है कि इस साल एल नीनो यानी कि ज़्यादा ड्राई हीट और कहत साली की प्रेडिक्शन है, 60% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मौसमियाती तब्दीली ऐसी है कि अगले ही महीने हम कुछ और भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये जो इतना रैपिडली चेंज हो रहा है बिहेवियर, ये किसी हद तक रुकेगा या ये मजीद तेज हो जाएगा? देखिए, इसको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए दुनिया कमिट करती है, जिसको हम कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हम क्लाइमेट एक्शन लेंगे। ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जिनकी वजह से जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन अनचेक की, उनको कहा जाता है कि आप सपोर्ट करें उन ममालिक को जो कि वल्नरेबल हैं। और वो सारे ममालिक वल्नरेबल हैं जो ग्लोबल साउथ में या तरक्की पजीर हैं या गरीब ममालिक हैं। तो वो अगर अपनी स्ट्रेंथन करें कमिटमेंट्स, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और इसके अलावा जो लोकली जैसे पाकिस्तान है, लोकली हम अपनी क्लाइमेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करते हैं तो हम इसके नुकसानात से किसी हद तक हम बच सकते हैं। लेकिन ग्लोबली कमिटमेंट्स अभी बहुत कम है। जो लास्ट ईयर रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, एमिशन गैप रिपोर्ट, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया आइडियली अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करती है तो भी हम 1.5 मुश्किल है डिग्री सेल्सियस तक, मतलब थ्रेशोल्ड को कम करना, टेम्परेचर की एक लिमिट दी हुई है, हम 2 तक क्रॉस ये कर जो जाएंगे। एक थ्योरी है जो जोड़ी जाती है बिल गेट्स के साथ, इस थ्योरी के हवाले से आप लोगों का क्या ख्याल है? देखिए, ये बगैर कोई एविडेंस एज अ साइंटिस्ट हम किसी चीज़ को नहीं लिंक कर सकते। ये थ्योरी जो जोड़ी जाती है, उन्होंने तो वहाँ पर टेस्ट ट्रायल्स भी कुछ किए हैं अमेरिका में, उसको सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कहते हैं। और वो अभी पायलट स्केल पे हुआ है, कोई लार्ज स्केल पे नहीं हुआ कि हम कह सकें कि ये लिंक्ड है। वो ये होता है कि सूरज की तपिश को, जैसे अभी आप बात भी करें, तो उसको हल्का करने के लिए हवा में पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोजोल्स हम कहते हैं, वो स्प्रे किया जाए। स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर होती है जहाँ ओजोन भी बनती है हमारी आबोहवा की, वहाँ पे ये है कि वो रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा करे और ज़मीन तक ना पहुँचे। ये टेस्ट ट्रायल बेसिस पे अभी हुआ है, लेकिन कोई लार्ज स्केल नहीं हुआ कि जिसके हम कहें इम्पैक्ट। मतलब हम, हाँ एग्जैक्टली, जो आजकल बिहेवियरल चेंज है ये हम नहीं कह सकते कि उसकी वजह से जो है। अच्छा, लेकिन मैं इसी तरफ आना चाहूँगी, मैं उसका हवाला नहीं देना चाहूँगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर सपोज हम एक आर्टिफिशियल लेयर जो है वो बनाते हैं, सो डोंट यू थिंक कि वो हम केमिकल से ही रिलेटेड जो है वो बनाएंगे, या फिर क्योंकि वो नेचुरल कॉजेज से तो नहीं बन सकती है, सो दैट इज़ गोना अफेक्ट अस यानी ह्यूमंस इन समहाउ? देखिए, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि मसनूई बारिश की जाती है। पंजाब ने लास्ट ईयर की स्मॉग को रोकने के, तो मसनूई बारिश में हम सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को जाके जहाज से या ड्रोन से हम स्प्रे करते हैं ताकि बादल बने। मसनूई चीज़ का वो इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता जो नेचुरल चीज़ का है, और उसके नुकसान भी हो सकता है। खुदा न खासा अगर कोई बड़ा बादलों का सिलसिला दाखिल हो जाता है तो सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। इसी तरह से कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन बगैर साइंटिफिक स्टडीज़ और फिजिबिलिटी स्टडीज़ के उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म नुकसान भी दे सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बेसलाइन अपनी इस्टेब्लिश करें और साइंटिफिकली जो है एविडेंस जनरेट करके ऐसे काम करें। ठीक। अच्छा, आपने कहा भी पैटर्न्स तो जो चेंज हो रहे हैं उससे तो ये अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है कि अगले महीने मौसम कैसा होगा, लेकिन फिर भी अगर हम प्रेडिक्शंस देखें, आप लोग तो ज़ाहिर है इस पर रिसर्च आपकी होती है, सो क्या लगता है आपको? वैसे जो वार्निंग्स दी गई थी, हाँ, तो वो ये था कि मई में जो है दोबारा फ्लडिंग के भी ख़तरात थे, चांसेस थे, लेकिन अब क्या वो हैं अभी तक कि नहीं? अभी पैटर्न हमें चेंज होता दिखाई दे रहा है। और क्या लगता है आपको कि जून में किस हद तक हमारा जो है वो गर्मी की शिद्दत जा सकती है? एज़ पर जो हमारा NDA में है, उनकी जो आउटलुक अगर मैं प्रेजेंट करूं तो इस साल कहा गया है कि 10 to 15% बारिशें ज़्यादा रिकॉर्ड की जा सकती हैं। लेकिन जो हम अभी साइंटिफिक जो आप बात कर रही हैं, हम मॉडलिंग जब करते हैं तो इस साल प्रोबेबिलिटी है एल नीनो की, जिसका मतलब ये है कि गर्मी शदीद पड़ सकती है। और अगर नमी वाला मौसम हुआ तो हीट डोम की सिचुएशन, यानी कि अगर 45 डिग्री है तो आप 50 फील करेंगे, ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ मानसून स्पेल्स प्रेडिक्टेड नहीं है, जैसे पिछले साल 12 स्पेल्स आए थे। इस साल प्रेडिक्टेड हैं मानसून बर्स्ट, यानी कि अभी जैसे लाहौर में हीट वेव प्रेडिक्टेड थी, अचानक बादल आया और बारिश हो गई। इसी तरह से क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसके बाद अचानक, पिछले साल भी हमने बहुत क्लाउड बर्स्ट की, लेकिन वो मानसून के स्पेल्स थे कि प्रेडिक्शन थी। अभी आप स्पेल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब जो आजकल आप बारिशें देख लें, ये नॉर्मल हैं क्या? ये नॉर्मल नहीं है।
ये देखें, एक आप प्रिडिक्ट करते हैं अच्छा अभी ये स्पेल आएगा, इस तरह से होगा, अभी अचानक उन जगहों पर बारिशें हो रही हैं जिधर प्रिडिक्शन हीट वेव्स की है। सो दिस इज क्लाइमेट चेंज। अच्छा, एक और चीज़ भी है डॉक्टर साहिबा, पहले मैं उस दिन भी ये बात कर रही थी कि पहले मैं देखती थी कि इस्लामाबाद में बारिश होती थी, मैं पेशावर अम्मा को कॉल करती थी, वहाँ बारिश का नाम और निशान तक नहीं होता था। ठीक है, इवन इस्लामाबाद में भी अगर मैं बात करूँ तो मेन इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, बहरिया टाउन में हाँ नहीं हो रही। अब जो है वो पूरे पाकिस्तान में अगर मैं देखूं तो हर जगह ही बारिश हो रही होती है। ठीक है, हर जगह पे हो रही है। हाँ, और वो भी थोड़े थोड़े गैप के साथ, जैसे अगर सुबह जो है वो पेशावर में हो गई तो 4-5 घंटे बाद इस्लामाबाद में ज़रूर हो जाएगी। सो ये पूरे के पूरे जो है वो मुल्क में बारिश हो रही है। हाउ इज़ दैट, यू नो, हम इसको कहें कि अच्छी बात है कि पहले जो है एक जगह पे होती ही नहीं थी, या फिर जो है इसके हमें मुज़र असरात देखने को मिल सकते हैं? मैं इसमें एक वाक़या रिलेट करूँगी। लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा इस्लामाबाद में बहुत शदीद एक दिन यालाबारी हुई थी, गाड़ियाँ तबाह हो गई थी। इसको हम कहते हैं लोकलाइज वेदर पैटर्न, यानी कि जैसे जिस जगह पे अगर जंगलात नहीं है, मिटा दिए गए हैं, या वहाँ पे कॉन्क्रीटाइजेशन ज़्यादा है तो कॉन्क्रीट अपने अंदर हीट को ज़्यादा जज्ब करता है, वहाँ पे लोकल वेदर पैटर्न भी डेवलप हो सकता है और अचानक इस किस्म का मामला हो सकता है। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात जो आप बात कर रही हैं, जैसे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस डिलेड आई, अप्रैल में हमने बारिशें देखी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन बारिश रिपोर्ट, कराची में अच्छी खासी। तो ये वेदर पैटर्न्स होते हैं जो कि पूरे साउथ एशिया को अपने लपेट में ले लेते हैं। अगर जैसे शदीद गर्मी, अगर हीट वेव का सिलसिला शुरू होता है, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहता, इंडिया तक भी चला जाता है। तो ये वेदर पैटर्न्स है, लेकिन आपकी लोकलाइज कंडीशंस भी उस चीज़ को डिटर्मिन कर रही होती हैं कि यहाँ पे अचानक बारिश होगी, तेज़ हो जाएगी और सैलाबी सूरत हाल। तो सैलाब हमेशा इंसानी इंटरवेंशन से होता है, नेचुरली सैलाब नहीं आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आजकल मौसम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें दिन का टेम्परेचर 39 डिग्री तक जा रहा है और रात का टेम्परेचर 18 तक आ रहा है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं नज़र आता कि 20 डिग्री का जो है वो फ़र्क आए दिन और रात में, और रात को अच्छी खासी हाँ उनकी महसूस होती है, आपको हल्की हल्की ठंड सी महसूस होती है और हवाएं काफ़ी चल रही हैं। ये हम गर्मियों के मौसम के लिए ये एक अच्छा साइन समझें कि हवा चल रही है, वेदर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, रात को कम से कम लोग सुकून से सो पा रहे हैं, और खुदा न ख्वास्ता हम इसके कोई देख रहे हैं क्या, या हाँ इसके अनकरीब जो है कोई नुकसानात हमें जो है वो खुदा न ख्वास्ता उठाने पड़ेंगे। देखिए, अभी पंजाब में ये बारिश सोने की भी होगी ना, तो किसान के लिए नुकसानदेह, आपकी खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, हार्वेस्ट का सीजन है, सो ये बारिश उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जहाँ तक बात है, अब देखें हमारे जो पानी का ज़ख़ीरा है वो ग्लेशियर से शुरू होता है, बारिशों पे डिपेंड करता है, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इस साल बर्फ़ पड़ी ही नहीं, बर्फ़ पड़ी है लेट, यानी आजकल बर्फबारी हो रही है। एग्जैक्टली, मैं अभी शुक्रान गया हुआ था, बहुत ही थोड़ी सी, एक हफ्ते पहले मैं शुक्रान में था, वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी थोड़ी सी, लेकिन वो बर्फ़ साथ ही पिघल रही है। ठीक है, और फिर अगर अचानक बारिश होती है, दरिया बिफर जाते हैं और सैलाबी सूरत हाल, तो ये अच्छी बात नहीं है। सेकेंडली, आई वॉज इन कोयटा यस्टरडे और वहाँ पे पंखे बंद थे, यानी मौसम इतना अच्छा था, लेकिन कल ही कराची में अमवात रिपोर्ट हुई हीट की वजह से, और शाम को भी कराची में यूजुअली होते हैं समंदरी हवाओं से शाम बेहतर हो जाती, शाम को भी टेम्परेचर 8 लोग अभी तक जो है हमारी प्रोड्यूसर बिल्कुल। तो ये सिचुएशन डॉक्टर साहब अब करना क्या चाहिए, पाकिस्तान की हद तक क्या करना चाहिए? देखें, लोकली लेड हम कहते हैं अडेप्टेशन पेश की इक़दामात डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारे मुल्क में हर जगह पे लोगों को पता है, जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज जिसको कहते हैं, कम्युनिटी का नॉलेज है, उनको पता है कि कहाँ से सैलाब यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से आएगा। एग्जैक्टली, सो दे नो, उसको इंटीग्रेट करते हुए आपको प्रिपेयर्डनेस जो है उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत। पिछले साल बदकिस्मती से डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस से बजट सबसे ज़्यादा स्लैश हुआ था। प्रिपेयर्डनेस क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट, ग्रीन बफर जोन्स, दरियाओं के गिर्द कंस्ट्रक्शन को रोकना, दरियाओं के गिर्द जो है आप ऐसी वो फॉरेस्ट्रेशन करते हैं जो लोकल दरख्त होते हैं, जो ताकि सैलाब के रास्ते में वो बैरियर के तौर पे एक्ट करें। फिर ऐसे इन्वेस्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड करके आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं ताकि उनको भी पता हो कि क्लाइमेट स्मार्ट हाउसिंग क्या है। जैसे 50 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई भी। फिर आप ऑल्टरनेट एनर्जी यानी सोलराइजेशन को कैसे फ़रोग दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एडहॉकिज्म से निकलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड करके उनके CSR की स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे आप अपने नेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स के साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं। और अभी बजट
आने वाला है, उस बजट में आप कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं कि जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो हमारे क्लाइमेट प्रूफ हो। तो ये कुछ इकदाम हैं, अगर हो जाते हैं तो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अभी कल नहीं परसों ही मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, मैं रिपोर्ट का भी इस वक्त नाम जो है वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन उसके मुताबिक इस्लामाबाद में जितनी तेज़ी से हम दरख्त काट रहे हैं तो अनकरीब विद इन ईयर जो है वो बहुत हमें इसके मुज़र असरात देखने को मिलेंगे और बहुत ख़तरनाक हद तक मिलेंगे। सुनने को इस्लामाबाद के पीछे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पीछे कोई मैनहट्टन टाइप का शहर भी बन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सुनने में आ रहा है, और इनफैक्ट जो उस तरफ का दूसरा एरिया है सेक्रेटरीट के पीछे वाला, तो वहाँ पर भी जो है वो न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने लगी है। सो आपको क्या लगता है ये जो हम ग्रीनरी हटाई जा रहे हैं, डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ताकि हम जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो जाए, बजाय इसके कि हम अभी तरक्की पज़ीर ममालिकों में। सो आपको क्या लगता है ये हम मज़ीद ख़ुद को धकेल रहे हैं एक दलदल की तरफ से, बट वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। सो आपको क्या लगता है अगर इस्लामाबाद में इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होती रही और दरख्त कटते गए तो आगे इस्लामाबाद का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? देखिए, पहली बात ये कि शायद हमें डेवलपमेंट का मतलब समझाने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना प्रोग्रेस नहीं होती कि आप ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते जाएं और पुराना जंगल काटते जाएं। पुराना दरख्त, एक दरख्त जो है पुराना लगा हुआ है, 50 साल पुराना है, 40 साल पुराना, उसका अपना माइक्रो क्लाइमेट होता है, वो अपने उसके बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके साथ हशरात लिंक्ड होते हैं, वो पूरा इस्टेब्लिश किया हुआ होता है क्लाइमेट अपने गिर्द। तो आप जब वो ग्रीन बफर जोन मिटाते हैं वहाँ से, उसकी जगह हम लगा देते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे पाम। इस्लामाबाद, लाहौर, पोटोहार रीजन के लिए या नॉर्थ के लिए पाम इज़ नॉट सूटेबल। ये हमारा लोकल दरख्त नहीं है, हमारा लोकल है शीशम है, कीकर है, अमल ताज़ा, फिलाई है। ये मसला ये कि इसलिए लगाए जाते हैं कि इनकी ग्रोथ स्लो होती है, तो उसकी जगह पाम लगा दिए जाते हैं और हम समझते हैं कंपनसेशन हो गई, हमने चलो दरख्त काटे थे पर लगा भी दिए। ये डेवलपमेंट नहीं है। हमें अपनी स्काईलाइन, इस्लामाबाद मशहूर क्यों है? मारगला हिल्स की वजह से, जो ग्रीन है, इकोलॉजी की वजह से। फिर यहाँ पे देखें पिछले साल जो तबाही हुई, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ डूबी इस्लामाबाद में भी, वो क्यों? क्योंकि हमने एक तो ग्रीन और ब्लू बफर्स कहते हैं, दरियाओं का रास्ता काट के ऊपर ड्रेनेज प्लान जो सोसाइटीज़ नहीं देती, रास्ता नहीं देती, और जंगलात को काट के जो हम कॉन्क्रीटाइजेशन करते हैं, तो अगेन हीट एब्जॉर्ब होती है। अभी आप लोग एक फिनोमेना नोटिस कीजिएगा इस साल गर्मियों में, आसपास के मुल्हिका इलाकों का टेम्परेचर 1 डिग्री अब कम होता है, इस्लामाबाद का 1 डिग्री ज़्यादा रहना शुरू हो गया, जबकि इस्लामाबाद थोड़ा हाइट पर है। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, और पिछले कई सालों से इस्लामाबाद में ये इफेक्ट नोटिस हो रहा है। It's because of the population and कॉन्क्रीटाइजेशन और जंगलात के काटने की वजह से। देखिए, प्लान सिटी है तो आप अर्बन जोन्स को प्लान करते हैं कि यहाँ से ये जंगल नेचुरल, मारगला नेशनल हिल्स पार्क हमारा नेशनल पार्क है, वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है एज पर लॉ। पूरी दुनिया में नेशनल एरियाज वही होते हैं जहाँ एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन। तो लेकिन शामलात जो ज़मीन है सारी की सारी, तो वहाँ पे यहाँ पे तो शामलात फार्म हाउसेस आप जाके देखिए ना, सारी शामलात की ज़मीनों पे बनी। तो ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तबाही है। और आप अपने लोगों को अवेयर करें कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। एक सैलाब आएगा, डूब जाएगी, हीट वेव्स आएंगी, वहाँ पे लोग रह ही नहीं पाएंगे। 50 डिग्री 55 डिग्री पे जाके क्या यहाँ पे आपके बच्चे रह पाएंगे? सो नो, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट वही है कि आप उन सिस्टम्स को सस्टेन करें जिनकी वजह से ज़िंदगी पॉसिबल है इन एरियाज़ में, और वो है इन्वायरमेंट को के साथ कंसिस्टेंट रह के आप डेवलपमेंट करते हैं। ऐसी डेवलपमेंट आपको नुकसान देगी जो कि दे रही है, आपके सामने एविडेंस मौजूद है। कोई ऐसी बात नहीं कि हम बेस ऑन मॉडलिंग कह रहे हैं। सही बात है। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर जो है कोई इसका पूरा एक वो बनाए कि जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम ग्रीनरी को भी बैक वक्त, और वो ग्रीनरी में भी वो दरख्त हमें लगाने चाहिए जो इन्वायरमेंट को जो है फैसिलिटेट करें, ना कि ये कि वो बिला वजह की वो, जैसे कि अब खूबसूरती के लिए हमने बहुत सारे दरख्त लगाए हुए हैं जो कि पोलन तो फैलाए जा रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। सो यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल है कि इस तरह का कोई प्लान आउट किया जाए जिस पे इस्लामाबाद तो कम से कम एटलीस्ट कैपिटल होने की वजह से एटलीस्ट अमल दरामद कर ले? अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी यही है कि आप देखते हैं कि किस तरह की पेश की इंटरवेंशन हमें यहाँ करनी है। अब जैसे पोलन का मसला भी क्यों आया, हमने बाहर से लाके दरख्त लगा दिए, 50 साल बाद हमें याद आया कि इनको हमने काट देना है क्योंकि पोलन एलर्जी फैल रही है। ऐसे तो नहीं होता, आपको पूरी बहुत लगते हैं जोनिंग करनी है। आपको ये देखना है कि अगेन एडहॉकिज्म से निकलें, लॉन्ग टर्म पे देखें, फिर इन्वॉल्व करें कम्युनिटीज़ को। देखें इस शदीद गर्मी में जो पड़ती है यहाँ पे, अब जो लोग साइकिल्स पे
बाईसाइकिल्स पे ट्रैवल करते हैं, एक एग्जाइटी वो फील करते हैं, उसके लिए कोई साइको सोशल सपोर्ट मौजूद नहीं है, कंसंट्रेशन स्पैन आपका कम हो जाता है, आपके एंजाइम्स इम्पैक्ट होते हैं, फिजियोलॉजिकल आपके कितने मसाइल होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हेल्थ की फॉर्म में हम देख रहे हैं, इकोनॉमी में वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को शायद कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कम्युनिटी लेड एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, वेस्ट मैनेजमेंट, दरियाओं को गंदा करना बंद करें। वही दरिया आगे जाके एग्रीकल्चर सेक्टर को इरिगेट कर रहे होते हैं और हम वही खा रहे हैं। सो ये थोड़ी सी हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, और आपकी पॉलिसी कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक वो साइंस पे बेस नहीं होती। सो ट्रू। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ख़वातीन और हज़रात, बहुत से खतरात से आपने आगाह किया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा वो है कि हमें अपने तहत जो है ना, जब हम जिक्र करते हैं डिफरेंट चीज़ें, जी एक है वर्ल्ड लेवल पर चीज़ें करने की ज़रूरत है, कंट्री लेवल पर करने की ज़रूरत है, लेकिन इटसेल्फ हमें भी खुद जो है ना कुछ अडॉप्टेशन करने की ज़रूरत है। उसमें अपनी सेहत के लिए देखें जो कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं थ्रू ग्रीनरी, पौधे लगा के, वो सब तो है ही है। लेकिन घर जो है ना, अगर आप बनवा रहे हैं, ठीक है, तो घर ऐसे बनवाएं जो आपके क्लाइमेट इफेक्ट को जो है ना मद्देनज़र रख के बनाए जाएँ। वाकई में 50 डिग्री के लिए तो घर जो है वो नहीं बने हुए, और वो दीवारें इतनी तप जाती हैं कि वो दिन के औकात में फिर भी चलें थोड़ी बहुत ठंडी होती हैं, लेकिन रात को जैसे ही होते हैं बाहर का टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, लेकिन अंदर के घर का टेम्परेचर बेड़ा गर्क हो जाता है। और फिर ख़ास तौर पर जब हम जिक्र करते हैं इस मौसम की, ये हब्स वाले मौसम की, और उसमें जितना बुरा हो जाता है रहना, और बाहर भी जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल आपके घर के अंदर सुकून हासिल करना होता है। तो जब हम AC का भी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ऑटोमेटिकली हम एक और चीज़ जो है वो एनर्जी की तरफ जो है वो इजाफा ही कर रहे होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़रा ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अपनाए जाएँ जिससे हम हीट इफेक्ट को अपने ज़ाती तौर पर जो है ना वो कम कर सकें। छतों पर वाइट वॉश के ज़रिए, ठीक है, हम वो इतना महंगा नहीं होता, वो हम किया जा सकता है ताकि सन रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है। हमें एक इंडिविजुअल लोग करने की ज़रूरत है। लास्ट सेगमेंट हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन जो है ना वो मनाया जाता है 5 मई वर्ल्ड एस्मा डे के हवाले से, और हर साल मई के पहले मंगल को ये दिन मनाया जाता है। 5 मई को नहीं मनाया जाता। आज 5 मई मंगल था इसलिए ये अटैच हुआ दिन, लेकिन ये हर साल के मई के पहले मंगल को मनाया जाता है। और दमा एक आम मगर संजीदा सांस की बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अगर मौसम में आप एक्सपीरियंस करें तो पोलन की वजह से, और बाहर का मौसम आता है उसमें काफ़ी ऐसा होता है। और आलमी सतह पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद एस्मा से मुतासिर हैं, और जिसकी एक बड़ी वजह फ़ज़ाई आलूदगी है, एनर्जी है, माहौलियाती तब्दीली है। इस दिन का मकसद न सिर्फ बीमारी के बारे में शऊर उजागर करना है, बल्कि मरीजों को भी ये सिखाना है कि अगर वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करें तो वो इलाज से बच सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने आपका बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।